गुड इवनिंग। आप लोग को आवाज आ रही है हमारी? ठीक है। कि तो आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नहीं मतलब अभी कुछ ऐसे मान लीजिए कि 15 क्लास जो है ना थर्मोडायनामिक्स का होगा, उसके बाद फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टार्ट करेंगे। ओके, थर्मोडायनामिक्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके थ्योरी बहुत शॉर्ट में है ना, थ्योरी बहुत 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 शॉर्ट में थ्योरी है, इसीलिए जो है ना बहुत जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। सर थर्मो तो सचिन सर पढ़ाने वाले थे। थर्मो तो सचिन सर पढ़ाने वाले थे। अरे तुम लोग क्या बोलते हो? सचिन सर का नाम कब हमने लिया? पिछली बार भी, पिछले 2 बैच से हम पढ़ा रहे हैं। सचिन सर वहाँ पे यूएस चले गए ना, वहां से अब वहां से नेटवर्क का बहुत इशू होता है। एक बैच में पढ़ाए थे ना तो आवाज ही नहीं आती थी, समझ गए ना? ठीक है, तो एक बैच में आवाज ही नहीं आती थी, तो इसीलिए जो है ना बच्चे तो कई लोग कंप्लेन करते थे सर आवाज ही नहीं आ रही है, मतलब लगाने के बाद भी आवाज नहीं आती थी हेडफोन लगाने के। तो आप लोग को पढ़ने से मतलब है कि क्या बोलते हैं टीचर से सर मतलब आप ही पढ़ाइए, सर आप ही ठीक है? पढ़ाइए। ठीक है, पढ़ने से मतलब होना चाहिए, समझ गया ना? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, चाहे पढ़ा कोई भी रहा हो, ठीक है ना? ठीक है, तो ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस बैच को जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किया, देखिए इतने लोगों के सामने बात कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है अभी जून का और दिसंबर के बैचेस को, अगर कोई नहीं बता सकता है कि हमने सचिन सर का नाम लिया हो, बताइए हमने सचिन सर का नाम लिया क्या? नो सर, नो सर, ठीक है ना? हाँ सर, हमने बताया आप लोगों को कि न्यूक्लियर दो सब्जेक्ट के बारे में बताए थे कि न्यूक्लियर पार्टिकल और सॉलिड स्टेट कोई दूसरे टीचर पढ़ा सकते हैं, हम ये बोले थे, ठीक है ना? लेकिन क्या बोलते हैं थर्मो के बारे में कभी नहीं बोले थे। थर्मो कोर फिजिक्स में आता है, आपको याद है हम बता रहे थे फर्स्ट क्लास में कि कोर फिजिक्स जो होगा ना वो तो हम खुद ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोर फिजिक्स में जानते हो थर्मो एंड स्टैट्स आता है, ठीक है। मतलब ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स में आ रहा है, ठीक है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है, ईएमटी है, ठीक है ना, और क्वांटम मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसी तरह से इसका भी स्टेटस उतना ही हाई है, ठीक है ना। इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो बहुत ही मतलब कह सकते हो कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लॉज होते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉज तो आप जानते हो, रिलेटिविस्टिक फ्रेम ऑफ मतलब जब हम लोग डायनामिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, तो रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फेल होता है, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के लॉज फेल नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ, किसी भी स्पीड से पार्टिकल मूव कराओ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ये सब जो है ना हमेशा वैलिड है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स जानते हो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मतलब आप देखिए तो क्लासिकल सिस्टम में भी अप्लाई होता है और क्वांटम सिस्टम में भी अप्लाई होता है। आप बताइए, जैसे आप लोगों ने मतलब देखो एमएससी के स्टूडेंट है आप लोग, थोड़ा तो नॉलेज होगा ही, ठीक है। कि जैसे आप कभी मैग्नेटिक सिस्टम पढ़ते हो तो मैग्नेटिक सिस्टम जानते हो 2 तरह का होता है, क्लासिकल मैग्नेटिक सिस्टम और एक होता है क्वांटम मैग्नेटिक सिस्टम, ठीक है। तो क्लासिकल मैग्नेटिक सिस्टम जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप क्या बोलते हैं कैनोनिकल एंसेंबल यूज करते हो। क्वांटम मैकेनिकल अगर क्या बोलते हैं मैग्नेटिक सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम आप यूज कर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भी आप क्या बोलते हैं बेसिकली कैनोनिकल एंसेंबल यूज करते हैं। सर तो आपकी वॉइस ना इको हो रही है वॉइस बीच में। थोड़ा ब्लर कर रहा। इको हो रही है? यस सर। एक मिनट जरा हम इधर लगा के हेलो। यस सर। ठीक है, अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर, नाउ इज बेटर। अच्छा, चलो ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं, देखो जानते हो मतलब थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ना जो मतलब क्वांटम सिस्टम में भी अप्लाई होता है, क्लासिकल में भी अप्लाई होता है, ठीक है, और रिलेटिविस्टिक में भी अप्लाई होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक में भी अप्लाई होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हो एक ऐसा फिजिक्स है जो ना तो क्वांटम मैकेनिक्स आने से चेंज हुआ
और आपने कभी ऐसा कुछ पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो हैं क्वांटम वाले केस में अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, या रिलेटिविस्टिक फ्रेम केस में नहीं अप्लाई होता है, ऐसा कभी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जानते हो कोर फिजिक्स है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ओके। और अगर आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं जानते हैं ना, तो आप मतलब रिसर्च लेवल में मतलब कई ऐसे ब्रांचेस ऑफ रिसर्च होते हैं जहाँ पे मतलब बिना थर्मोडायनेमिक्स के रिसर्च किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। मतलब एवरीवेयर यूज नहीं होता है, मगर कुछ ब्रांचेस है, ठीक है ना, जो मतलब जैसे मान लीजिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे जो रिसर्च कर रहे हैं, या फिर एस्ट्रोफिजिक्स पे जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्लैक होल्स वगैरह, ठीक है ना, उनके बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑल दीज रिसर्चेज थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज यूज्ड। तो हम आप लोग को याद होगा, हम स्टार्टिंग में बताए थे कि कोर फिजिक्स हम किसी को नहीं देने वाले हैं, ठीक है, याद है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट याद आ रहा है आप लोगों को? सर आपने बोला था 7 यूनिट्स आप पढ़ाओगे और 2 यूनिट्स कोई और पढ़ाएगा। हाँ, 2 यूनिट्स हम बोले थे कि कोई और पढ़ाएगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो एक्चुअली वो 2 यूनिट में हम वही बोले थे कि जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर पार्टिकल हो गया, या कभी एसएसपी कोई के लिए कोई आ गया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मतलब टीचर चेंज हो सकते हैं, बाकी तो हम बोले थे कि सब कुछ हम खुद ही पढ़ाएंगे, ठीक है। एक्चुअली कई बार जानते हो हमने ट्राई किया मतलब इस लेवल पे, जानते हो होता क्या है कि लोग कमिटमेंट कर देते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि कई बार ऐसा हुआ कि एक दिन पहले मना कर देते हैं, सर हमसे नहीं होगा, हमने पढ़ के देखा, मतलब तो इसीलिए जो है ना, हमने फिर डिसाइड किया कि चलो ठीक है हम खुद ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं थर्मो डायनेमिक्स, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसमें कि डायनेमिक्स क्या है, इसमें व्हाट इज डायनेमिक्स हियर। डायनेमिक्स किस चीज का होता है जब हम नहीं, तो देखो हमेशा हम हीट के बारे में तो नहीं पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मैग्नेटिक सिस्टम पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे हीट के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक सिस्टम में जानते हो मतलब मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट जरूरी नहीं कि हमेशा हो, मान लो एडियाबेटिक प्रोसेस है, आप जानते हो ना एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें कोई हीट होता ही नहीं है, तो फिर उसको, ठीक है। देखो हम आपको बता रहे हैं, हमने कई बार आप लोगों को बताया ना कि फिजिक्स में कई वर्ड्स ऐसे हैं ना जो मतलब रॉन्गली रिटर्न है, तो उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स भी जो है ना रॉन्गली रिटर्न वर्ड है, ठीक है ना, इट इज रॉन्गली रिटर्न वर्ड, ठीक है। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक टॉपिक है जो छूटा हुआ आप लोग का, हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में दैट इज कॉल्ड, देखो हम रिलेट कर रहे हैं पहले, उसके बाद फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड डायनामिकल सिस्टम, ठीक है। डायनेमिकल सिस्टम एक जनरल थ्योरी है, समझ गया ना, मतलब ये थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है ना जो क्लासिकल फिजिक्स, मतलब इसके कॉन्सेप्ट्स को आप क्लासिकल फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्वांटम फिजिक्स में भी, ईएमटी में भी, कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। तो देखो डायनेमिकल सिस्टम एक ब्रांच ऑफ साइंस है, मतलब कह सकते हो कि एक मैथमेटिकल टॉपिक है ये, ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल टॉपिक, ठीक है। इसका यूज बहुत जगह पे होता है, स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप गूगल में सर्च करोगे ना डायनेमिकल सिस्टम, तो एचआरआई का एक नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है, अशोक सेन का, ठीक है, तो उन्होंने डायनेमिकल सिस्टम पढ़ा रखा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नोट्स है, ठीक है, आप लोग देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है। तो देखो उस नोट्स में देखोगे पहला जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना डायनेमिकल सिस्टम का, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है एनी सिस्टम विच सेटिस्फाइज, ठीक है, विच सेटिस्फाइज एन इक्वेशन, ठीक है। एक इस तरह का इक्वेशन को अगर कोई सिस्टम सेटिस्फाई करता है, dx/dt इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, मान लीजिए x लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे x डॉट लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है, इट इज फंक्शन ऑफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज डायनेमिकल सिस्टम, ठीक है ना। तो जिसमें x को बोला जाता है डायनेमिकल वेरिएबल, डायनेमिकल वेरिएबल, ठीक है। तो डायनेमिकल वेरिएबल है, ठीक है। और डायनेमिकल देखो क्या लिखा है, एनी सिस्टम विच सेटिस्फाइज एन इक्वेशन दिस इज कॉल्ड, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है ना, वेयर, ऐसे लिख दो, वेयर एक्स इज डायनेमिकल वेरिएबल, ठीक है। सो इज कॉल्ड, हम सेंटेंस को इस तरह से कंप्लीट करें, ये बीच में ऐसे ही आ गया, ठीक है ना, इज कॉल्ड डायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग डायनेमिकल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, डायनेमिकल सिस्टम। ये थ्योरी जानते हो हर जगह यूज होता है, इवन फ्लूइड डायनामिक्स में, केओस थ्योरी में, हर जगह यूज होता है, ठीक है ना। तो मतलब नॉन लीनियर डायनामिक्स वगैरह हर जगह यूज होता है ये, ठीक है। तो देखो हम जैसे कि डायनामिक्स यहाँ पे वर्ड है और डायनामिक्स यहाँ पे भी है,
इसमें डायनेमिक्स में देख रहे हो टोटल टाइम डेरिवेटिव आता है, ठीक है। अब आप बताइए थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ते हो तो टोटल टाइम डेरिवेटिव कहीं पे देखा है आपने? हैव यू सीन टोटल टाइम डेरिवेटिव एनीथिंग ऑफ सम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स? किसी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का टोटल टाइम डेरिवेटिव आपको कहीं नहीं दिखता है, ठीक है ना। यू डोंट सी, ठीक है, एनी बेसिकली टोटल टाइम डेरिवेटिव। आप कोई भी प्रोसेस देख लो, जैसे मान लिया एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, या कोई, ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन देखिए आप, ठीक है, जैसे मान लिया आइडियल गैस इक्वेशन है, वन डर वाल इक्वेशन है, ठीक है, किसी में भी टोटल टाइम डेरिवेटिव नहीं आता है, ठीक है। तो अगर हम मैथमेटिक्स के इस ब्रांच को थर्मोडायनेमिक्स के इस ब्रांच मतलब थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव की बात होती है, यहाँ पे डायनेमिक्स बोला जा रहा है, टाइम डेरिवेटिव की बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं ना वो एक्चुअल में रॉन्ग है, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखोगे, दिस वर्ड जो है ना थर्मोडायनेमिक्स, ये एक मिसनोमर है, ठीक है ना। यहाँ पे डायनेमिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते ही नहीं है, ठीक है ना। वी डू नॉट स्टडी डायनेमिक्स, ओके। आप लोग जानते हो ना कुछ जैसे कि कुछ प्रोसेसेस हम लोग पढ़ते हैं, देखो बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जानते हो देयर आर सम प्रोसेसेस, जैसे कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप जैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, अगर आपसे हम ये पूछते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का आप बताइए कि पीवी डायग्राम कैसा होता है, ठीक है ना। सपोज देयर इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और उसका पीवी डायग्राम बताना है आपको कि कैसा होगा। तो जानते हो, मान लो अगर हम बताते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है बट प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ठीक है। तो व्हाट इज द पीवी डायग्राम? तो देखो ये जो आप जानते हो ना कि पीवी डायग्राम ऐसे करके होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो ये जानते हो क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जानते हो क्या होता है, सिर्फ इनिशियल स्टेट आप डिफाइन कर सकते हो और फाइनल स्टेट, आप इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली क्या है, ठीक है, तो हम देखो बताना ये चाह रहे थे ना कि जब आप इस तरह से डिफाइन करते हो ना, मान लीजिए एक पाथ आपने डिफाइन कर दिया, तो ये पहली बात आप ध्यान रखोगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। थोड़ा सा देखो एक आइडिया दे रहे हैं, ठीक है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। तो देखो यहाँ प्रोसेस हुआ तो अब आप कह सकते हो कि प्रोसेस हुआ तो इसमें जैसे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी, सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक डायनामिक्स हो रहा है, देयर इज अ डायनामिक्स। तो हम यहाँ पे बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हैं विद टाइम, एंड वी कैन डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद टाइम, ओके। जानते हो आपको ये बाद में पता चलेगा कि हम लोग जैसे ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में जैसे मान लीजिए इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, इन सभी पॉइंट्स को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज ए प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे ये आपने एक कर्व बना दिया, तो कर्व का एवरी पॉइंट जो है ना स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि मोमेंटरीली ये सारे पॉइंट्स जो है ना एक इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हो जब कोई प्रोसेस होता है ना तो सिस्टम अंडरगोज ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है। तभी हम जब जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा ना तभी हम उसका बता सकते हैं कि प्रेशर क्या। मान लो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ही नहीं है, ठीक है, तो हम प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम देखो एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, बीच में एक पार्टीशन लगा हुआ है, इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है, ठीक है। और हम देखो इधर टेम्परेचर मान लो कुछ मोल्स वगैरह दिया हुआ है कि इसमें N2 नंबर ऑफ मोल्स है, N1 नंबर ऑफ N1 मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है ना। और ये मान लो आइडियल गैस भी है, ठीक है ना। वॉल्यूम वगैरह कुछ दिया हुआ है, सपोज करो वॉल्यूम या दोनों का वॉल्यूम मान लो इक्वल मान लिए, ठीक है ना। तो देखो टेम्परेचर T1 T2 पे, अब हम बोलते हैं कि पार्टीशन को हम रिमूव करते हैं, रिमूव पार्टीशन, और हम बोलते हैं रिमूव करने के जस्ट बाद बताइए टेम्परेचर क्या होगा। तो जानते हो जस्ट बाद आप टेम्परेचर डिफाइन ही नहीं कर सकते हो यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कोई डिस्कशन होता ही नहीं है, ठीक है, कि आपने पार्टीशन को रिमूव किया और उसके जस्ट बाद आप पूछ रहे हो कि क्या बोलते हैं टेम्परेचर क्या होगा। थर्मोडायनेमिक्स में जानते हो ये पूछा जाता है कि पार्टीशन इज रिमूव्ड, ओके, देन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, सिस्टम विल रीच इक्विलिब्रियम स्टेट, देन व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो देखो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है ना तो फिर हम बात करते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो मतलब हम बताने ये चाह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करते हैं तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ठीक है। अब प्रोसेस की भी बात जब करते हैं ना, रिमेंबर व्हेन एवर वी टॉक अबाउट प्रोसेस, तो प्रोसेस भी सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो मतलब हम ये कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली, ठीक है ना, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, बट मोस्टली जो, अब देखो मोस्टली जो होगा उसी के बारे में बात करेंगे ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली हम लोग जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं। अब जैसे मान लो देखो फेज ट्रांजिशन वगैरह की भी बात जब होती है तो उससे पहले देखो फेज इक्विलिब्रियम की बात होती है कि मतलब दो सिस्टम जो है ना बेसिकली कोई मैटर है वो उसके 2 या 3 स्टेट्स
को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब वहां पे भी हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स वी मोस्टली टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। अभी हम जैसे एग्जांपल दिए ना आप लोगों को कि पार्टीशन हटाने के जस्ट बाद हम कभी भी नहीं पूछते हैं कि क्या टेम्परेचर होगा, हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने के बाद, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने के बाद बेसिकली वो इक्विलिब्रियम में आ गया ना। तो मैकेनिक्स की बात अगर करते हैं, देखो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है ना। मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक तरह से स्टैटिक सिचुएशन होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है ना वो थर्मोस्टैटिक्स है, ठीक है ना। इट इज थर्मो, बहुत सारे जानते हो स्टैंडर्ड बुक्स जो है ना वो थर्मोस्टैटिक्स लिखते हैं इसे, ठीक है। जैसे कैलन, एक कैलन की बहुत फेमस बुक आती है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की। तो अगर आप देखेंगे ना तो दे राइट्स दे राइट एक्चुअली थर्मोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे एक्चुअली, देखो एक्चुअली इट शुड बी कॉल्ड इट, तो इसमें कोई डायनामिक्स की बात हम लोग करते ही नहीं है, ठीक है ना। इट शुड बी कॉल्ड कॉल्ड, लेकिन देखो हमें नाम से उतना कोई मतलब नहीं है, हम आपको जस्ट एक जस्टिफिकेशन बताया, ठीक है ना। शुड बी कॉल्ड थर्मोस्टैटिक्स, लेकिन हम जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दिए, ठीक है ना। स्टैटिक्स, ये थर्मोस्टैटिक्स कहलाना चाहिए, ओके। बिकॉज देखो इसका रीजन लिख दो थोड़ा एक लाइन में, ठीक है ना। बिकॉज मोस्टली वी डिस्कस इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम को हम लोग मोस्टली डिस्कस करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में कभी ऐसी बात की नहीं जाती है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह का कैलकुलेशन बहुत बहुत रेयर है, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह का कोई मैथमेटिकली इससे मैच भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये लिखा गया बिकॉज मोस्टली वी डिस्कस इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम, ओके, इन दिस branch of physics, in this branch of physics, ठीक है। देखो जब हम फेज ट्रांजिशन की भी बात करते हैं ना तो वहां पे भी आप पढ़ोगे तो उसमें यही बात की जाती है कि जैसे मान लो एक दो टू स्टेट्स ऑफ मैटर आर को एग्जिस्टिंग, दोनों मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब बोला जाता है कोई एक पैरामीटर को आप चेंज करोगे, ठीक है ना, either you change pressure or you change volume, okay, you volume नहीं मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना। ज्यादातर फेज ट्रांजिशन जो है ना वो ड्राइव होता है बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर से, ठीक है ना। तो मतलब हम प्रेशर को इजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इजिली चेंज कर सकते हैं, इसीलिए फेज ट्रांजिशन देखोगे प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए फेज ट्रांजिशन में भी बात यही होती है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और फिर कोई एक पैरामीटर चेंज करते हैं, या तो प्रेशर चेंज किया या टेम्परेचर चेंज किया, then there will be transition, okay, from one state to another state, okay, that is generally called phase transition, ठीक है। all right, तो आप समझ गए ना, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि ये मिसनोमर है, ठीक है ना। और साथ में देखो कुछ चीजें आप सीख रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम नेक्स्ट पहले स्टार्ट करने से पहले हम लेट मी टेल यू अबाउट द बुक्स, ठीक है ना। अब बुक्स कौन सा यूज करोगे, ठीक है। तो देखिए बुक्स जो आप यूज कर सकते हैं ना वो एक तो मान लीजिए बेसिक आपका वीक है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आप जानते हो ना, मतलब कभी कभी 11th-12th लेवल के भी आते हैं, स्टैटिस्टिकल पार्ट को छोड़ दें अगर तो, ठीक है ना। बुक्स फॉर थर्मो, ठीक है ना, देखो ये थर्मो के लिए हम बता रहे हैं, बुक्स फॉर थर्मो, ठीक है। तो थर्मो पार्ट के लिए तो आप बहुत ही बेसिक पढ़ना चाहते हो तो एससी वर्मा वॉल्यूम 2 भी पढ़ सकते हो। मतलब इसमें जानते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे नेट में पूछे गए ना जो मतलब इसी बुक में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। एससी वर्मा वॉल्यूम 2, ठीक है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, कुछ क्वेश्चन कैलोरीमेट्री के होते हैं, ठीक है ना, कैलोरीमेट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जिसमें मान लीजिए आइस है उसमें कुछ वाटर डाल दिया, वाटर है उसमें आइस डाल दिया गया और फिर पूछा जाता है व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको एससी वर्मा में ही मिल सकता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे मान लीजिए कि स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वो सभी क्वेश्चन तो आपको यही मिलेंगे, ठीक है। तो देखो बेसिक के लिए तो ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहते हैं बीएससी, देखो बीएससी प्लस एमएससी लेवल का, बीएससी प्लस एमएससी लेवल, ठीक है ना। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, बीएससी प्लस एमएससी के लिए गर्ग बंसल घोष, गर्ग बंसल
असल इस बुक की मतलब खासियत ये है ना, मतलब इसका मतलब स्पेशलिटी ये है कि इस बुक में बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, और उस तरह का कंटेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट को इस बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है, गर्ग बंसल एंड घोष, ठीक है ना। तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है इसमें, ठीक है, इसीलिए हम इसको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड बुक जो आप पढ़ सकते हो ना, ठीक है ना, तो ये तो हो गया थर्मो के लिए। अब हम थर्मो के लिए बस इतना सफिशिएंट है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए आप जो पढ़ेंगे, देखो स्टैटिस्टिकल का भी जो क्वेश्चन आता है ना, मतलब वो टफ नहीं होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे बेसिकली फर्स्ट बुक तो ये यही है, गर्ग बंसल घोष, ठीक है ना, गर्ग बंसल घोष, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल पार्ट भी इसमें अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बुक जो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ चीजें मिसिंग है, ठीक है, तो दूसरी बुक आप एक रीफ की बुक आती है, ये बुक बहुत मतलब अच्छे तरीके, टाटा माइग्रो हिल की शायद बुक है, ठीक है ना, तो इसीलिए लिखा हुआ काफी, मतलब माइग्रो हिल की है, ठीक है ना, टाटा तो अब नहीं है, ठीक है। तो रीफ की बुक आती है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, ठीक है, तो रीफ की बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और अगर आगे जाना है तो थर्ड में जो है ना पाथरिया, ठीक है, तो ये ठीक है। हालांकि लेकिन जानते हो, देखो क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा ना उससे तो आप समझिए कि कवर हो जाएगा सभी आप लोगों का, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखो यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ही थर्मोडायनेमिक्स ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जैसा कि हम बता दिए कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें डायनेमिक्स जैसा कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसा भी हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब आज की क्लास जो है ना बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। उसके बाद कल से देखिए, अच्छा हम अप्रोच आपको बता देते हैं, हमारा जो अप्रोच होगा ना वो ऐसा होगा, थर्मोडायनेमिक्स जानते हो, समझ लो कि फिजिक्स का सबसे छोटा ब्रांच है, ठीक है। इसमें जो प्रिंसिपल्स है ना वो बहुत कम है, ठीक है, दो चार मतलब तीन प्रिंसिपल हैं समझिए, उसको आप बेसिकली पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और एक मतलब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग पोटेंशियल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, जैसे हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल, गिब्स पोटेंशियल, है ना, तो वो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग जो अप्रोच रहेगा ना, पहले हम अप्रोच बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। अप्रोच हमारा ये रहेगा, ठीक है। ये अप्रोच जानते हो थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच है, इसीलिए हम इस अप्रोच को ले रहे हैं। बेसिकली जो हमारा अप्रोच है ना वो हम आपको बता देते हैं क्लियरली, हमारा अप्रोच जो है ना वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो बुक्स का जो प्रेजेंटेशन होता है ना उस तरह का अप्रोच है। मतलब हम बहुत ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारा फोकस जो होगा वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे होगा, लेकिन हाँ इतना सफिशिएंट टाइम स्पेंड करेंगे कि जिससे एग्जाम के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अप्रोच ये होगा हमारा कि हम लोग सबसे पहले ऑल थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑल थ्योरी, ठीक है, और प्लस फ्यू प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अभी करेंगे, ठीक है ना। तो पहला तो ये रहेगा कि ऑल थ्योरी हम आपको थर्मोडायनेमिक्स का बता देंगे, ठीक है ना, कुछ एक दो प्रॉब्लम कराते जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद होगा एप्लीकेशन टू स्टैंडर्ड सिस्टम, एप्लीकेशन टू स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सिस्टम में हम लोग एप्लीकेशन, अभी स्टैंडर्ड सिस्टम का मतलब हो गया, देखिए जैसे थर्मोडायनेमिक्स आपने पूरी तरह से पढ़ लिया, ऑल थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, तो अब स्टैंडर्ड सिस्टम का मतलब क्या हो गया, हम लोग आइडियल गैस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ना वो सब कुछ आइडियल गैस के लिए अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, एंट्रोपी चेंज, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ऑल दोस थिंग्स हम सब कुछ मतलब यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। तो आइडियल गैस हमारा सिस्टम होगा, उसके बाद फिर रियल गैस आ जाएगा, ठीक है ना, रियल गैस, ठीक है। तो सिस्टम हम लोग देखो चेंज कर रहे हैं, फोटोन गैस, ठीक है ना, फोटोन गैस, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए सॉलिड्स, ठीक है ना, सॉलिड्स, तो ये सब
इन सभी सिस्टम पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जानते हो ये जो हम एप्लीकेशन टू स्टैंडर्ड सिस्टम बता रहे हैं ना, ये आपको बेसिकली बताएगा कि हाउ एक्चुअली कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज आर डन फॉर डिफरेंट सिस्टम। डिफरेंट सिस्टम के लिए थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए जैसे आपको बोल दिया गया कि फोटोन गैस के लिए आप गिब्स पोटेंशियल निकालिए, कैलकुलेट गिब्स पोटेंशियल फॉर फोटोन गैस, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे गिब्स पोटेंशियल फॉर फोटोन गैस, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर मतलब थ्योरी में तो आप ये सब सीख जाओगे कि गिब्स पोटेंशियल एक्चुअली आता क्यों है थर्मोडायनामिक्स में, व्हाट इज द नीड ऑफ गिब्स पोटेंशियल, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हम लोग पहले थ्योरी में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन। किसी को ऐसे पता है फोटोन गैस के लिए गिब्स पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है? डज एनीवन नो? सर क्या क्वेश्चन पूछा आपने? क्वेश्चन ये, एक फोटोन गैस के लिए गिब्स पोटेंशियल आप लोग जानते हो ना, जी जो होता है उसका वैल्यू किसी को मतलब कभी ऐसा होता है ना, कभी पढ़ लिया और ठीक है तो ध्यान में रह गया, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी किसी ने? देखो हम सबके लिए नहीं पूछ रहे हैं, फोटोन गैस के लिए सिर्फ ऐसे डायरेक्टली पूछ दिए, ठीक है। असल इसका आंसर सिंपल है, जो मतलब ध्यान में रह सकता है। गिब्स पोटेंशियल ऑफ फोटोन गैस के लिए निकालोगे ना तो जीरो आता है एक्चुअली, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। तो अदर के लिए नहीं आता है, सिर्फ गिब्स फोटोन गैस एक स्पेशल केस है जिसमें जी गिब्स पोटेंशियल कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। तो हम वही देखो बता रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए एप्लीकेशन में बेसिकली हम लोग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना, ठीक है। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना इसमें, ठीक है। जैसे हम देखो एक एग्जांपल देते हैं इसका तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सपोज करो, ठीक है। इसका मास m है, स्पेसिफिक हीट c है, ठीक है ना, और ठीक है इसका भी मास m है और इसका भी स्पेसिफिक हीट c है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर मान लो T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। स्पेसिफिक c जो लिखा गया ना वो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है ना। अब दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट में ले आओगे ऐसे मान लो, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट में ले आ गया तो इसका टेम्परेचर T हो गया और इसका भी टेम्परेचर T हो गया। तो इसमें जानते हो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दोनों को कांटेक्ट में लाया गया है इन रिवर्सिबल मैनर, ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। और अगर दोनों कांटेक्ट में लाया गया है इरिवर्सिबल मैनर में, मतलब यहाँ पे जो हीट का फ्लो हो रहा है ना एक से दूसरे में, वो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है तो क्या मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो ये दीज थिंग्स वी स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो समझ गया ना। तो ये फाइनल टी पूछा जाता है, टी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल कांटेक्ट मान लो ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, सो दीज आर बेसिक। तो हम लोग ये बेसिकली एप्लीकेशंस हो जाएंगे थर्मोडायनामिक्स के। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन टू स्टैंडर्ड सिस्टम, तो ये एप्लीकेशन नहीं है बेसिकली, ये हियर यू विल लर्न हाउ वी डू कैलकुलेशन, ठीक है ना। थर्मोडायनामिक्स को यूज करके वेरियस थर्मोडायनामिक क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो मतलब इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन टू स्टैंडर्ड सिस्टम जो है ना, ये बेसिकली दिस विल गिव यू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, दिस विल डेवलप, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। तो हम जैसा कि बताया ना कि स्टार्टिंग में जब हम लोग ये पढ़ रहे होंगे थ्योरी, तो कुछ प्रॉब्लम तो करेंगे ही साथ साथ, ठीक है ना। लेकिन जब ये कर लिया जाएगा ना तो आपको फुली समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है ना हम लोग प्रॉब्लम्स कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देन वी विल डू प्रॉब्लम्स, मतलब एडिशनल प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा अप्रोच है, ठीक है ना, दैट्स द अप्रोच, ओके। तो देखो आप जैसे देखोगे ना तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो बुक्स होती हैं, जैसे रीफ की बुक है, तो रीफ की बुक देखो एक ही चैप्टर में पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग भी उसी अप्रोच को ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे रीफ की बुक का अप्रोच है, समझो सिमिलर अप्रोच हमारा रहेगा। क्योंकि अगर हम अलग से थर्मोडायनामिक्स, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते रहे, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं उसमें तो बहुत टाइम भी लग सकता है। लेकिन हाँ ये हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि ऑल थ्योरी साथ ही साथ बताने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, ठीक है ना। कई बार क्या ऐसा होता है ना कि मान लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कराया, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मान लो 15 क्वेश्चन करने लगे, तो उसके बाद फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया, ठीक है। आप दोनों में कनेक्शन इस्टेब्लिश समझ नहीं पाओगे,
ठीक है। तो इसीलिए ये अप्रोच लिया गया कि पहले सारे प्रोसेस, मतलब जैसे अगर आप लोग से अभी हम पूछते भी है, ठीक है ना, कि सपोज करो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल, ठीक है, और गिब्स पोटेंशियल, एंथैल्पी, ये सभी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स कहलाते हैं। इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? डज एनीवन नो व्हाई वी इंट्रोड्यूस दीज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स? अब इसकी जरूरत कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगी या नहीं होगी उसका आइडिया लेने के लिए। नहीं, तो वो तो बेसिकली हम देखो प्रोसेस तो आप जानते हो कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एसी वर्मा की बुक पढ़ोगे ना, तो एसी वर्मा की बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, मूव करते हुए ये स्टॉप हो गया, ठीक है ना, ये रुक गया। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि ये मान लो सरफेस रफ है, तो रफ सरफेस पे कोई ब्लॉक अगर चल रहा है तो फिर फ्रिक्शन की वजह से अगर रुक गया तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है ना। लेकिन अगर रिवर्स करते हो, सपोज कि एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको आपने क्या बोलते हैं, इसमें हीट सप्लाई कर दो, आप ऐसे करके हीट सप्लाई करो, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो ऐसा नहीं होगा ये चलने लगेगा अपने आप, ठीक है ना। तो रिवर्स प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस है लेकिन रिवर्स प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि रिवर्स प्रोसेस क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको आंसर करने के लिए फिर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है। तो जानते हो, देखो दो कॉन्सेप्ट जो है ना, एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, ओके, उससे ये बताया जा सकता है कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस ऐसा है जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं होगा प्रोसेस, ठीक है। अब कोई प्रोसेस ऐसा है जिसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है ना, एंट्रोपी जो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्रीमेंट इन एंट्रोपी जो पढ़ते हैं ना, उसका वायलेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं होगा प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये, ठीक है, तो प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये बताने के लिए थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल किसी और रीजन से पढ़ा जाता है। किसी को पता है व्हाई वी स्टडी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स? Sir, to measure energy of the system. नहीं 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 नहीं, एनर्जी In तो terms आप of एनर्जी different तो यू variables. के टर्म में तो मेजर कर ही सकते हो, यू तो मेजर कर ही सकते हो एनर्जी, ठीक है। जानते हो, देखो बेसिकली क्या होता है, हम बाद में बताएंगे। तो देखो आपको हम बता रहे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बिल्ड हो पाई। आप लोग थर्मोडायनामिक्स तो पढ़े होंगे, क्लास 11-12 में पढ़े, फिर बीएससी में पढ़े, एमएससी में पढ़े, ठीक है ना, मगर ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बिल्ड हो पाई कि हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्यों डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इसका रीजन जानते हो, मेन कल्प्रिट इसका यही है कि थर्मोडायनामिक्स जिस तरह से आप पढ़ते हो ना, फर्स्ट लॉ पढ़ा, फिर प्रॉब्लम किया बहुत देर तक, ठीक है ना, उसके बाद सेकंड लॉ पढ़ा, ठीक है, और बहुत गैप होता गया सभी में, तो आप कनेक्शन भूल जाते हो बेसिकली इन सभी में, ठीक है। तो मेन इसका रीजन यही है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक मतलब कोहेरेंट मैनर में पहले हम कंप्लीट थ्योरी बताएंगे, ठीक है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, ठीक है ना, कि चल क्या रहा है, ठीक है। देखो हम आपको आंसर बता देते हैं इसका, ठीक है ना। आंसर जो है ना, बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट को फाइंड करने के लिए अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है ना, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में इक्विलिब्रियम स्टेट को फाइंड करने के लिए थर्मोडायनामिक ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखोगे नेट गेट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, मतलब कोई सिस्टम है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में कौन सा क्वांटिटी मिनिमम होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान रखोगे कि एनर्जी मिनिमम नहीं भी होता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट में एनर्जी मिनिमम नहीं है, ठीक है ना, कोई अदर क्वांटिटी मिनिमम होता है, अगर मान लीजिए एक्सटर्नली आप उसको कंट्रोल कर रहे हो तो मतलब आप ये ध्यान रखोगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है ना, मतलब अंडर डिफरेंट एक्सटर्नल कंडीशन क्या इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट में मिनिमम क्वांटिटी कौन सा होगा, ठीक है ना। ये मतलब एक तरह से कह सकते हो इक्विलिब्रियम स्टेट फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी फाइंड करने के लिए नहीं, बल्कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स का मेन यूज है इक्विलिब्रियम स्टेट फाइंड करना, ठीक है ना। और राइट, तो वो सब हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अप्रोच हमने बता दिया, अब चलो इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए थर्मोडायनामिक्स, एक मिनट। तो थर्मोडायनामिक्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे देखिए मैकेनिक्स पढ़ते हो आप, ठीक है ना, तो मैकेनिक्स में हमें पता चलता है कि मैकेनिक्स में सबसे बड़ा नाम जो है वो न्यूटन का है। न्यूटन ने सारा मैकेनिक्स खुद ही डेवलप कर दिया, ठीक है। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो तो उसमें भी नाम आ जाता है, ठीक है, कि जैसे लैग्रांजियन है, हैमिल्टोनियन है, तो ये समझ में आता है कि ये इन लोगों ने डेवलप किया है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम फाउंडर ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें, ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन थर्मोडायनामिक्स वाज फाउंडेड, ठीक है ना, फाउंडेड मतलब थ्योरी इसकी बनाई गई, ठीक है ना, फाउंडेड बाय, ठीक है, वर्क ऑफ फॉलोइंग पीपल, ठीक है।
अगर आपको हम पूछते हैं कि एक पर्सन का नाम लो जिसने मतलब थर्मोडायनामिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, आप किसका नाम लो? मैक्सवेल। ठीक है, तो देखो मतलब आप लोग कार्नोट का नाम ले रहे हो, ठीक है ना, मैक्सवेल का नाम ले रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग जानते हो मेन इसीलिए तो मतलब क्या, फिर से बोलो। सर बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन का नाम आ गया, ठीक है। आप लोग को पता है ना कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का थर्मोडायनामिक्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में है, ठीक है। अब आप बताइए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पढ़ते हो ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तभी तो आप बोल्ट्जमैन का नाम लेते हो। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जानते हो, थर्मोडायनामिक्स नहीं है। रिमेंबर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ओके, वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जानते हो, देखो फाउंडर ऑफ अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करें कि मतलब किस पर्सन ने फाउंड किया, तो उसका नाम है क्लॉसियस, ठीक है ना। क्लॉसियस इज द फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। सो थर्मोडायनामिक्स वाज फाउंडेड बाय वर्क्स ऑफ फॉलोइंग पीपल, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें सबसे आगे जो नाम आता है ना, वो क्लॉसियस का नाम है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी आपसे इंटरव्यू वगैरह में ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसने दिया, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसने दिया, ठीक है, तो ये पहला जो दो लॉ है ना, वो बेसिकली क्लॉसियस नहीं दिया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर आप देखेंगे ना, तो जूल का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जूल ने भी दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और एक और पर्सन थे, उसका नाम है मेयर, ठीक है ना। लेकिन जानते हो फाइनल कहते हैं ना, फाइनल फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर मैकेनिक्स में बात करते हो ना, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो ये तो जानते हो हाइजन ने भी बता दिया था। ये चीज जो है ना, जो हम लोग हाइजन प्रिंसिपल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं ना, उस हाइजन ने भी ये बात बताया था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन फॉर ए सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है ना। तो न्यूटन ने क्या किया, फोर्स इक्वल टू यहाँ पे मास लगा दिया, ठीक है ना, तो न्यूटन ने फाइनल फॉर्म दिया। तो उसी तरह से जानते हो थर्मोडायनामिक्स में बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन फाइनल फॉर्म जो दिया ना, वो क्लॉसियस ने दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे, क्लॉसियस का नाम आता है थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है ना। उसके बाद जूल का नाम आता है, ठीक है ना। और भी बहुत नाम है, ठीक है ना, जूल है, ठीक है ना, मेयर है, ठीक है ना, मेयर, ठीक है। और गिब्स का नाम आता है, ठीक है ना, हेल्महोल्ट्ज का नाम आएगा, लेकिन पहला नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, क्लॉसियस, हेल्महोल्ट्ज, ठीक है। सेकेंड लॉ में तो जानते हो किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिंगल हैंडेडली क्लॉसियस ने दिया है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो पढ़ते हो ना, उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, समझ लो, ठीक है। मोस्टली जो मतलब एंट्रोपी जो वर्ड है ना, एंट्रोपी वर्ड, वो एंट्रोपी वर्ड क्लॉसियस ने इंट्रोड्यूस किया, एंट्रोपी को डिफाइन क्लॉसियस ने किया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जूल है, हेल्महोल्ट्ज है, ठीक है ना, ये सभी मतलब इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। केल्विन है, ठीक है ना, केल्विन, ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, जैसे रमफोर्ड है, ठीक है ना। तो वो ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे ना कि पहले जानते हो ना, कि हम लोग पढ़ते थे कि मतलब पहले माना जाता था कि हीट जो है एक फ्लूइड है, ठीक है। तो हीट एक फ्लूइड है, उसको डिस्प्रूव किया था एक पर्सन ने जिसका नाम है रमफोर्ड, ओके। तो वो सब बातें अलग है, ठीक है ना। तो मेन कंट्रीब्यूशन इन्हीं लोगों का है, ठीक है ना। इसीलिए देखते हो बार बार यही नाम आप देखते हो, गिब्स का नाम आता है, ठीक है ना, प्लैंक का नाम भी आता है, इसमें प्लैंक का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बाद में अपने प्लैंक का स्टेटमेंट भी आता है, प्लैंक्स स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सो दिस पीपल, बट मोस्ट profound contribution was from Clausius, okay, all right, ठीक है, ओके। सो नाउ अच्छा एक बात देखो बताते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। देखो हमने ये कहा कि थर्मोडायनामिक्स वाज फाउंडेड बाय वर्क्स ऑफ फॉलोइंग पीपल, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को तो हम जानते हैं कि पूरी तरह से मतलब लगभग क्लॉसियस ने ही फॉर्मुलेट किया, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लॉसियस ने फॉर्मुलेट किया तो हम उसको सेकंड लॉ क्यों बोलते हैं, व्हाई डोंट वी कॉल इट क्लॉसियस लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके। जैसे मैकेनिक्स में बोलते हैं ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मैकेनिक्स है ना, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो क्लॉसियस का नाम क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो इसका रीजन देखो जानते हो क्या है, कि मतलब सभी लॉज में आप देखते हो ना कि मतलब किसी न किसी लॉ का नेमिंग किया गया इस तरह से, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा नेमिंग किया गया है, ठीक है। तो इसमें पर्सन का नाम जानते हो इसलिए नहीं आता है ना कि ये लोग मतलब अभी जानते हो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है फिजिक्स में रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो अब रिसर्च उसने कुछ फाइंडिंग हुई है उसकी, वो पब्लिश करेंगे तो वो तो मतलब बिल्कुल क्लेम करेगा कि हमने किया है, ये हमने फाइंड किया है, ठीक है ना। क्योंकि उसका काम ही यही है, अपने आप को मतलब उसको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है या जो पैसे मिल रहे हैं वो सब फिजिक्स की वजह से ही मिल रहा है, तो वो तो मतलब दिखाना चाहेगा कि हमें मतलब फिजिक्स में हमने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स जब डेवलप हो रहा था ना, तो ये लोग समझ लो पार्ट टाइम फिजिसिस्ट थे, दीज वर नॉट फिजिसिस्ट, मोस्टली दे वर पार्ट टाइम फिजिसिस्ट। जैसे आप क्लॉसियस के बारे में पढ़ोगे ना, तो ही वाज ए फिजिशियन, हेल्महोल्ट्ज फिजिशियन था, मेयर वाज फिजिशियन, ठीक है। तो ये लोग फिजिक्स के पर्सन नहीं थे,
दे हैड जस्ट इंटरेस्ट, ओके, इनको इंटरेस्ट था तो अपना पार्ट टाइम में ये काम करते रहते थे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इन लोगों ने क्लेम भी नहीं किया कि ये हमने किया है, ये हमने किया है, ऐसा कुछ क्लेम नहीं आया। तो इसीलिए जानते हो मतलब इसको ऐसा नेम किया गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, हम आपको एक बात पूछते हैं, ठीक है। एक जीरोथ लॉ भी थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है। देयर इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जानते हो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो बेसिकली तीनों लॉ के बाद आया है, ठीक है, इसीलिए जीरो लगाना पड़ा उसमें, ठीक है। ऐसा कोई लॉ अब देखो अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में नहीं होता है, जैसे केप्लर्स फर्स्ट लॉ पढ़ते हो, केप्लर्स सेकंड लॉ, या न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन जीरोथ लॉ नहीं बोलते हैं। तो जीरोथ लॉ एक्चुअली तीनों के बाद आया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद आया, तो इसीलिए उसको हम लोग जीरोथ बोलने लगे। लेकिन मतलब उसमें जीरो लगा दिया गया। लेकिन जानते हो उसके साथ स्पेशल बात यह है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, में मतलब कंट्रीब्यूशन एक इंडियन साइंटिस्ट का है, ठीक है। Does anyone know who is actually who should be credited for zeroth law of thermodynamics? मतलब उसी से इंस्पायर्ड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब लोग मानते हैं, अभी ऐसा नहीं कि नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं लोग कि मतलब हाँ उन्हीं की वजह से हुआ है। एसएन बोस। नहीं नहीं, एस एन बोस का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। एस एन बोस का कंट्रीब्यूशन, वो भी बोस आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक्स है ना, बोसॉन वाली, उसमें कंट्रीब्यूशन है। थर्मोडायनेमिक्स में एस एन बोस का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो इंडिया के और किस साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में आता है जिसने थर्मो वगैरह पे ज्यादा काम किया हो? सर मेघनाथ साहा। हाँ, मेघनाथ साहा, ठीक है ना। तो मेघनाथ साहा को क्रेडिट एक्चुअल में दिया जाना चाहिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना। हुआ देखो ये था ना कि मेघनाथ साहा की एक बुक है, आप लोग जानते होंगे शायद, ठीक है ना। वो बहुत एलेबोरेट बुक है थर्मोडायनेमिक्स की, अगर किसी को पढ़ना है ना तो पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो कह सकते हो वन ऑफ द थिकेस्ट बुक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उतना थिक थर्मोडायनेमिक्स की और कोई बुक नहीं है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। तो जानते हो मेघनाथ साहा ने बुक जब लिखी ना, ट्रिटाइज, उसका नाम है ट्रिटाइज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नहीं, ट्रिटाइज ऑन ए ऑन हीट, उसका नाम है ट्रिटाइज ऑन हीट, ठीक है ना। तो उस बुक को जब उन्होंने पब्लिश किया ना, तो जानते हो इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट सिस्टम को उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया उस अपनी बुक में कि एक मतलब यूरोपियन साइंटिस्ट जिसका नाम फाउलर था, वो जानते हो उस बुक को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि मेघनाथ साहा का नाम उस टाइम बहुत ज्यादा बड़ा नाम था, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़े आदमी जब बुक लिखते हैं ना, तो फिर बड़े लोग पढ़ते भी है कि मतलब किसी बड़े आदमी ने लिखा है तो जरा देखें क्या लिखा है इसमें। तो वो पढ़ रहे थे उस बुक को, तो उन्होंने रियलाइज किया कि जिस तरह से उन्होंने डिस्कशन दिया है इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो ये बेसिकली एक लॉ होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर उसने मतलब ये जो वर्ड बोला गया ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बेसिकली फॉलर ने बोला है, ठीक है ना। फॉलर वाज ए साइंटिस्ट इन यूरोपियन कंट्री, ठीक है, फिजिसिस्ट बेसिकली, ठीक है। लेकिन इंस्पिरेशन आया इसी बुक से, मेघनाथ साहा की बुक से, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें मतलब हम लोग ऐड कर सकते हैं नाम मेघनाथ साहा का, ठीक है ना, मेघनाथ साहा, ठीक है। क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो है वो, दैट इज इंस्पायर्ड बाय मेघनाथ साहा, ठीक है ना। इनकी बुक जो है हम अभी बताए थे ना, अगर पढ़ना होगा कभी तो पढ़ लोगे, ठीक है ना। ट्रीटाइज, ठीक है ना, ऑन हीट, ऐसा टाइटल कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना, ट्रीटाइज ऑन हीट, ठीक है ना। दो ऑथर है इसमें, मेघनाथ और साहा, और श्रीवास्तवा कोई है, ठीक है ना। ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली वो बेसिक टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म, ठीक है ना। जैसे हम सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है ना, सराउंडिंग किसको बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, ये सब। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना, यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो आज की क्लास हम बताए ना कि बहुत बेसिक है, लेकिन कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग को अटेंड करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में पहला वर्ड तो बेसिकली हमारा ये सिस्टम आता है, ठीक है ना, सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली आप कह सकते हो पोर्शन ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है ना, ऑन विच, ठीक है, वी फोकस आवर अटेंशन, ठीक है ना, वी फोकस आवर अटेंशन, ठीक है।
तो उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो देखो सिस्टम वर्ड जो है ना बहुत मतलब यूनिकली डिफाइन नहीं है, मतलब सिस्टम यूनिकली डिफाइन नहीं होता है, वो हमारे मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम चेंज हो सकता है। देखो हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ठीक है, ठीक है, जैसे अगर मान लो क्या बोलते हैं, देखो इफ वी फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ सॉलिड, अगर इलेक्ट्रॉन पे से फोकस करते हो, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लिखा जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गैस इज आवर सिस्टम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गैस हमारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा किया जाता है कि जब हम जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हैं ना, अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स जानते हो हम पहले स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम पहले इसलिए स्टार्ट नहीं किया सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसका मेन रीजन ये है ना कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स का। सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको ईएमटी पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स होना चाहिए, और कुछ क्वांटम के कॉन्सेप्ट भी आपको पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स कभी भी पहले नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स बिना पढ़े हुए तो सॉलिड स्टेट पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, इफ वी फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सॉलिड देन इलेक्ट्रॉन गैस इज आवर सिस्टम। तो ऐसा किया जाता है, देखो वी डू दिस, है ना, वी डू दिस। ऐसा कभी आपने देखा है कि हम लोग सॉलिड के सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रहे हैं, हम सॉलिड के जो एटम्स हैं मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, या कह सकते हो लैटिस जो है सॉलिड का, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। डू वी डू समटाइम्स लाइक दिस? कभी ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। जैसे हम पढ़ते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जब फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी आप पढ़ते हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या करते हो, यू वी जस्ट फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन। हम तो मतलब लैटिस को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कई बार, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो डिफिनेशन ऐसे दिया गया, पोर्शन ऑफ सब्सटेंस ओके ऑन विच वी फोकस आवर अटेंशन इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है ना, इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, if we focus on electron of solid then electron gas is our system, ठीक है ना। we do this while studying about, ठीक है, studying about, ठीक है, conductivity of solid। अब कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड जब स्टडी कर रहे होते हो ना, तो लैटिस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हो, ठीक है। यू डोंट टॉक अबाउट वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, ओके। we do this while studying about conductivity of solid, ठीक है। लेकिन आप देखिए दूसरी बात भी होती है, ठीक है ना। देखो देखो इफ वी ऐसे लिख दो यहाँ पे, वो यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, ठीक है ना। इफ वी फोकस ऑन एटम्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, देन ठीक है लैटिस, ठीक है ना, लैटिस जो है हमारा सिस्टम हो जाएगा, लैटिस इज आवर सिस्टम, ठीक है ना। मतलब लैटिस जो है हमारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए लैटिस, अब ऐसा भी हम लोग करते हैं, वी डू दिस वाइल स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। जब आप स्पेसिफिक हीट की बात करते हो ना, तो मोस्टली ऐसे स्पेसिफिक हीट इलेक्ट्रॉन का भी होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली जो फोकस किया जाता है वो इसी पे करते हैं, वी, ठीक है। सो इफ वी डू दिस व्हाइल स्टडीइंग स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि ऐसा नहीं होता कि सिस्टम हमेशा सेम ही रहता है, सिस्टम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखोगे, सिस्टम का मतलब हो गया पोर्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन विच वी फोकस आवर अटेंशन। तो सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जनरली कि हम सिस्टम को होमोजीनियस मोस्टली थर्मोडायनामिक्स में मानते हैं, ठीक है ना। मतलब कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गैस पढ़ोगे ना, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर जगह सेम है, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा एजम्पशन लेते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आप देखिए क्या बोलते हैं, जब आप क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर के स्टडी करते हो, तो एटमॉस्फेयर की स्टडी में डेंसिटी का वेरिएशन भी कंसीडर करना पड़ता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि डेंसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे क्या बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम जरूर मानते हैं, मतलब हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट है एक ही, ठीक है ना। कभी कभी
मतलब इसीलिए जानते हो हम बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका एक्सेप्शन भी होता है। जैसे आप बोलोगे ना, वी ऑलवेज कंसीडर होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, देयर माइट बी हेट्रोजीनियस केसेस आल्सो, ठीक है। अगर हम बोलते हैं डेंसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो हम जैसे बताए ना एटमॉस्फेयर की स्टडी में डेंसिटी वेरी भी करता है, ठीक है। तो बस इतना आप ध्यान रखो सिस्टम का डेफिनेशन में, पोर्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन विच वी फोकस अवर अटेंशन इज कॉल्ड सिस्टम। और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स जो होगा वो सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, सो सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग। तो जैसे अगर देखिए अगर इलेक्ट्रॉन को सिस्टम बोलते हो तो लैटिस सराउंडिंग हो गया, अगर हम लैटिस को सिस्टम बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। सो मतलब एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, ठीक है ना, एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है ना। तो उसे हम लोग सराउंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। सो एवरीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स, ऑलराइट, सॉरी, इज कॉल्ड एवरीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बात यह है ना कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो देखिए ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए। हम सिस्टम तो डिफाइन कर दिए, तो टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम which can be studied, ठीक है, स्टडीड, डी लिख दोगे यहाँ पे, डीड यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। बताइए कैसा टाइप होता है सिस्टम का, व्हाट इज द कंडीशन ऑन सिस्टम, ठीक है, जिसको थर्मोडायनेमिक्स से आप स्टडी कर सकते हो। अब ऑब्वियसली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को तो नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आता। अगर मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी आप थर्मोडायनेमिक्स से ही पता कर लेंगे तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझते हो ना, थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या बोलते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम को ही स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि क्या लिखा गया यहाँ पे, टाइप ऑफ सिस्टम विच कैन बी स्टडीड यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, थर्मोडायनेमिक्स इज मैक्रोस्कोपिक साइंस है, मैक्रोस्कोपिक साइंस, ठीक है। इसमें हम, ठीक है, ये एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, आवाज सब क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हमने बताया कि इट इज ए मैक्रोस्कोपिक साइंस, ऑलराइट। मैक्रोस्कोपिक साइंस का मतलब हो गया कि हम लोग मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिस्टम होंगे, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम सपोज कर लीजिए हमारा आइस है सिस्टम, तो हम आइस के पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं करते हैं, वी मोस्टली डोंट टॉक अबाउट, ठीक है। जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि आइस इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोज डिटेल्स वी डू नॉट मोस्टली फोकस, डू नॉट कंसीडर इन थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो कुछ स्टूडेंट आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर जैसे हम आइस की बात करते हैं तो उसमें तो फिर हम ये बात तो करते ही है कि ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पेसिफिक हीट निकाली जाती है। तो देखो वो जो बात होती है ना कि अब जब मॉलिक्यूल की बात आप करने लगे ना, तो वो जानते हो बुक्स में प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स की बुक में कई बार देखते हो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सबसे पहले लिखा होता है, बट रिमेंबर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट ही वहीं से हुआ है थर्मो, ठीक है ना, ऑलराइट। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मैक्रोस्कोपिक साइंस है, ओके। इन दिस, ठीक है, स्टडी, ठीक है, वी फोकस ऑन bulk properties of system। हम बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट, क्या नहीं कंसीडर करते हैं, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम।
ठीक है। तो हम लोग फोकस जो करते हैं वो देखो क्या है, बल्क प्रॉपर्टीज पे करते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात नहीं करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बल्क बनाने के लिए फिर बहुत सारे पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए देखो इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सो ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक, तो थर्मोडायनेमिक बार बार वर्ड यूज हो रहा है, बहुत बड़ा सा लिखना पड़ता है, इसको टीडी लिख देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड इफ, ठीक है, एन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज लार्ज, ठीक है ना, ये इज लार्ज है, तो ये लार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात है कि वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ये भी लार्ज होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, इन थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड, ठीक है, इफ v, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल एंड वॉल्यूम इज लार्ज, ओके, फॉर गिवन सिस्टम, ठीक है ना, फॉर सिस्टम ऐसे लिख दो, फॉर सिस्टम। अगर ये दोनों लार्ज नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर हम थर्मोडायनेमिक्स को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि लार्ज का मतलब कितना लार्ज, ठीक है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स तो आप देखते हो कंटेनर में गैस है तो उसमें भी यूज कर लेते हो आप, ठीक है ना, ऐसा होता है ना कि मान लीजिए एक छोटे से कंटेनर में गैस है, ये पिस्टन लगा हुआ है, इसमें मान लीजिए 1 मोल ऑफ गैस है, तो 1 मोल ऑफ गैस है अगर यहाँ पे, तो हम थर्मोडायनेमिक्स तो यूज करते ही है। ठीक है, अब देखिए 1 मोल ऑफ गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, दैट इज वेरी लार्ज, तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन तो 1 मोल ऑफ गैस में भी सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि 1 मोल में 10⁻23 के ऑर्डर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन 1 मोल ऑफ गैस को आप कंटेन कर सकते हो एक छोटे से कंटेनर में, कंटेनर का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, तो फिर बेसिकली हम लोग थर्मोडायनेमिक कैसे लगाते हैं, तो देखो इसमें वर्ड जो है ना वी इज लार्ज, ये एक रिलेटिव वर्ड है, लार्ज और स्मॉल तो जानते हो ना रिलेटिव है वर्ड होता है, जैसे सन को देखो यहाँ पे, यहाँ से हम सन को देखते हैं तो वो हमें स्मॉल दिखता है, छोटा सा दिखता है, तो सन का कंपैरिजन जो हम लोग का हो रहा है ना, वो सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस से कंपैरिजन हो रहा है, ये डिस्टेंस जो सन और अर्थ का है वो बहुत लार्ज है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द सन, ओके, तो इसीलिए सन हमें छोटा दिख रहा है, ठीक है, अदरवाइज सन इज वेरी बिग, ओके, तो ये कंपेरेटिव वर्ड होता है ना कि वॉल्यूम शुड बी लार्ज, तो देखो इसमें होता क्या है कि हम लोग ये वॉल्यूम इज लार्ज फॉर सिस्टम जो बोल रहे हैं ना, वो बेसिकली इस सेंस में बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सिस्टम किसी कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एटम से बना हुआ है, तो एटम का साइज आप जानते हो, एटम का साइज जो होता है ना एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना, तो उसका वॉल्यूम निकालोगे ना एटम का, तो 10⁻⁻ बेसिकली 30 हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है ना, तो एटॉमिक साइज आप देखिए यहाँ पे, एटॉमिक साइज, ठीक है, तो एटॉमिक साइज आप जानते हैं कि वो 10⁻30 मीटर क्यूब के ऑर्डर में है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर हमारा सैंपल साइज अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब भी है, ठीक है ना, सैंपल साइज इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है ना, तो अगर सैंपल साइज इतना भी है ना, तो आप एटॉमिक साइज के कंपैरिजन में इसको बहुत बड़ा कह सकते हो, तो जो एटम्स यहाँ पे है ना उनके साइज के कंपैरिजन में जो सैंपल साइज है वो बहुत बड़ा है, तो अगर 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का कोई सैंपल है, मान लीजिए मेटल का एक चिप है, ठीक है ना, मेटल का एक चिप है ऐसा छोटा सा, इसका साइज इधर भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है, और हाइट भी मान लो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ठीक है, तो इस मेटल चिप में क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत हाई होगा, ठीक है ना, तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स, ओके, तो बस कंडीशन यही है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स के लिए कि वॉल्यूम शुड बी लार्ज एंड नंबर ऑफ पार्टिकल शुड बी लार्ज, तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना यहाँ पे वो बेसिकली एवोगाड्रो नंबर के ऑर्डर में हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ Na आप सभी जानते हो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, तो इस ऑर्डर में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, चाहे वो नंबर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं जो भी है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, इस ऑर्डर में अगर होगा तो वहां पे थर्मोडायनेमिक्स आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये बेसिकली तो ये जो कंडीशन लगाया गया ना कि थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड इफ, तो इन दोनों कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक लिमिट, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक लिमिट, तो इसे हम लोग थर्मोडायनेमिक लिमिट कह देते हैं, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक लिमिट ध्यान रखेंगे यही है, ठीक है ना, इसमें लेकिन एक कंडीशन होता है, ठीक है ना, देखो एन और भी ये बेसिकली लार्ज हो गया,
लेकिन एनवी इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, दिस इज नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी एन है ये, ठीक है। तो एनवी हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, ये फाइनाइट होता है, ठीक है ना, ये बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर हम निकालते हैं ना मेटल में, तो वो डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ह्यूज बट डेंसिटी इज नॉट ह्यूज, तो इसी को दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक लिमिट, ओके। तो मेन कंडीशन समझ में आ गया, एक दो पार्टिकल अगर है किसी सिस्टम में, तो वहां पे थर्मोडायनामिक्स हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आप लगा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो फिर पार्टिकल को काउंट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, यू स्टार्ट काउंटिंग द पार्टिकल, चाहे एक पार्टिकल है चाहे दो पार्टिकल है, ठीक है, यू कैन अप्लाई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये हमने डिफाइन कर दिया सिस्टम, सराउंडिंग और सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। अब देखिए आता है स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम बेसिकली स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम मतलब हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कितना वॉल्यूम है, ठीक है ना, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, उसकी बनावट आप ये कह सकते हो, ठीक है ना, सिस्टम की जो बनावट है उसी को हम लोग स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम बताने के लिए बताना पड़ेगा ना कि उसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ठीक है। देखो हमने बताया ना टर्मिनोलॉजी, अब स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिस्टम की जो सिचुएशन है वो बताना है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये बेसिकली आप कह सकते हो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो हम जो आपको बता रहे हैं ना, मतलब थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन, वो हम अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं, बुक का लैंग्वेज एक्जैक्टली सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बुकिश लैंग्वेज हम यूज नहीं कर रहे हैं, बस समझ में आना चाहिए आपको। मेन देखो क्या होता है, प्रिंसिपल जो लॉज होते हैं ना वो बुकिश होना चाहिए, अदरवाइज जो डेफिनेशंस है ना वो तो अपने लैंग्वेज में ही देना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग लॉज जो पढ़ेंगे ना वो तो बुकिश लैंग्वेज ही होगा लगभग, ठीक है ना। तो देखो थर्मोडायनामिक वेरिएबल या इसी को हम लोग थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड, ठीक है, विच आर यूज्ड टू डिफाइन state of the, so physical quantities which are used to define the state of the system, ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटी which tell about the configuration of the system, ठीक है ना। system are called thermodynamic वेरिएबल, ठीक है, इसे हम लोग थर्मोडायनामिक वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। देखो आपको ये बात बता रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स के बारे में बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि हम जानते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के बारे में बहुत स्टूडेंट को क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्लास को स्किप मत करोगे, ठीक है, बाद में नहीं तो फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रॉब्लम होने लगेगा। आपको हम बता रहे हैं क्लियर कि अगर थर्मोडायनामिक्स आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है ना तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, ठीक है, वो कई फॉर्मूले तो यहीं से, मतलब लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स वहां पे भी यूज कर दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, हाँ बोलो। सर टाइप ऑफ सिस्टम में जो हम लोगों ने बताया था, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो, टाइप ऑफ सिस्टम में। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, नहीं वो तो बात में, वो तो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना। टाइप ऑफ सिस्टम मतलब यहाँ पे जो है ना बेसिकली उस तरह से कि किस तरह का, मतलब अब ये जो है ना इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। पहले हम बता दिए ना कि सिस्टम का टाइप ऐसा होगा कि जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अब उसका फर्दर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ऑफ सिस्टम होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो वो मतलब कैटेगराइजेशन ऑफ सिस्टम कह सकते हो उसको, ठीक है ना। मेन जो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो बोलते हैं ना, वो उसका मेन क्राइटेरिया, अब जैसे मान लो आपने बोला ओपन सिस्टम, अब ओपन सिस्टम कैसा ओपन सिस्टम होना चाहिए, तो पहला कंडीशन उसमें यही आएगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल मस्ट बी लार्ज, ओके,
वॉल्यूम शुड बी लार्ज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो वो बाद में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। वो ओपन क्लोज तो जानते हो कब आता है, जब आप पहले वॉल्स डिफाइन करते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो कि ओपन क्लोज्ड और क्या बोलते हैं सिस्टम जो आप डिफाइन करते हो, ठीक है, या आइसोलेटेड सिस्टम, वो बेसिकली वॉल पहले डिफाइन करोगे तभी तो आएगा, डायथर्मिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल, ठीक है। तो वो हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, इसमें क्या लिखा गया, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है ना, वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स में कई क्वांटिटीज आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। देखो किसी सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है तो आपको सिस्टम के बारे में थोड़ा आइडिया तो पता चलता है ना, ठीक है। अच्छा हम अगर आपसे पूछते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में काउंट होगा, विल यू काउंट स्पेसिफिक हीट इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल? नहीं होगा, है ना। पता है सभी को व्हाई स्पेसिफिक हीट इज नॉट, देखो स्पेसिफिक हीट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो पहली बात तो ये है कि वो वेरिएबल होना चाहिए। अब जैसे आप स्पेसिफिक हीट पढ़ते हो ना, तो वाटर है, वाटर के स्पेसिफिक हीट ऐसे बोल देते हो 4200 होता है, 4200, इसको वेरिएबल नहीं बोलते हैं, इसको एक नंबर मानते हैं। और मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को कांस्टेंट ही माना जाता है। मान लीजिए कभी कभी दे दिया कि वेरिएबल है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या बोलते हैं मोस्ट ऑफ द डिस्कशन में हम स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है ना। इसीलिए स्पेसिफिक हीट को काउंट, तो आप ध्यान रखोगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जब भी डिफाइन कर रहे हो ना, तो पहली बात तो आपको देखना है कि वो वेरिएबल होना चाहिए, दैट शुड बी वेरिएबल, ओके। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है ना, ये हमारा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, जस्ट, ठीक है। सो दीज आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ओके। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जस्ट एक मिनट, एक कॉलम रिसीव कर लेंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, पहली तो चीज है कि वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। देखो एक क्लास हम ले रहे थे तो उसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप पढ़ते हो ना, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सभी जानते हो, कैसे बोलते हो कि इसका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान भी जाओगे ना, तो अब वाटर जो है कितने टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, या उसका स्टेट के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। जनरली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन ऐसे क्वांटिटीज जो आप समझ जाइए कि कांस्टेंट के जैसा है, उसको हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में काउंट नहीं करते हैं। तो दो एग्जांपल हम ऐसी वर्बली दिए, स्पेसिफिक हीट को काउंट नहीं करते थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो और भी लिखो, देखो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल एन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है कि वेरी कर सकता है। मान लीजिए बलून है, बलून को आपने ओपन कर दिया उसके, ठीक है ना, तो बलून को ओपन किया तो उसके गैस बाहर निकल गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर कम हुआ ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वेरिएबल हो सकता है सिस्टम में, ठीक है। तो इसको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट्स नॉट द केस, ओके, ठीक है। उसी तरह से मास ऑफ सिस्टम चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो मोस्टली जानते हो थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ते हो ना, तो मतलब प्रेजेंटेशन मोस्ट ऑफ द बुक में ऐसा होता है ना कि पढ़ने से ऐसा लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ना गैसियस सिस्टम के लिए ज्यादा यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स अभी हम बता रहे थे ना कि मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ते हो तो वहां पे भी थर्मोडायनेमिक्स लगता है, ठीक है ना। वहां पे आप क्या बोलते हैं
क्लासिकल सिस्टम और क्वांटम सिस्टम सभी के लिए अप्लाई करते हो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एन हमने डिफाइन किया तो एन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एन भी इज नंबर डेंसिटी, अभी डिफाइन किया था ना, और एन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख नहीं रहे, आप समझ जाओगे इसमें क्या क्या है। ये एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर डेंसिटी को हम लोग एन भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है बताइए आप लोग, जैसे एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप सभी जानते हो कि एनर्जी चेंज हो सकता है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यू तो आप सभी जानते हो एनर्जी। अच्छा एक मिनट, ये सिंबल ध्यान रखोगे, यू डिनोट करते हैं इसे, या और ई भी यूज किया जाता है। जो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना, दैट इज डिनोटेड बाय यू और ई, ठीक है ना। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ये एस जो है एंट्रोपी है, ठीक है ना। ये सभी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हैं, इसको यूज किया जाता है सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, और कोई एग्जांपल दो। देखो हम एम वेक्टर अब लिख रहे हैं, ठीक है ना। एम वेक्टर जो है ना बेसिकली, जैसे एम लिखेंगे तो मास हो जाएगा, एम वेक्टर लिखोगे ना तो ये मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप मैग्नेटिक सिस्टम डिस्कस कर रहे हो तो ये मैग्नेटाइजेशन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, उसी तरह से पोलराइजेशन, पी वेक्टर लिखोगे ना तो ये पोलराइजेशन है, दिस इज पोलराइजेशन, ठीक है। अब देखो मैग्नेटाइजेशन पोलराइजेशन तो मैग्नेटिक सिस्टम में बात होती है ना, तो फिर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की भी बात होने लगती है। तो जैसे एच वेक्टर यूज होने लगता है, ई वेक्टर यूज होता है, ठीक है ना। तो ये सभी क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। और भी मतलब अभी हो सकता है, मैं ध्यान में नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जिसको यूज किया जाएगा सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होंगे। अब देखिए इसमें दो तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। देयर इज एक्सटेंसिव वेरिएबल, आप सभी जानते हो देयर इज एक्सटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है। एक्सटेंसिव वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे अगर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो इसे हम लोग एक्सटेंसिव वेरिएबल कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ठीक है, अगर हम लोग ठीक है, तो एक्सटेंसिव वेरिएबल का यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा, जैसे ऑब्वियसली ज्यादा पार्टिकल होंगे तो एन तो ज्यादा होगा ही, तो एन हमारा एक्सटेंसिव वेरिएबल है, मास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, और एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एम मैग्नेटाइजेशन कैन बी ग्रेटर, ठीक है ना, पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली यहाँ पे हम जितने लिखे हुए हैं ना, इन सब में बस ये एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं, दीज आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, ओके। तो जो ठीक है, सो एक्सटेंसिव वेरिएबल डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ाने पे अगर क्वांटिटी जो वेरिएबल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरा है इंटेंसिव, क्या कह रहे हो, वॉल्यूम, जब वॉल्यूम भी है, हाँ ठीक है, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी तो आएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम भी होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इंटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स देखिए ऐसा है जो मतलब दोज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसे हम लोग इंटेंसिव वेरिएबल कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इंटेंसिव वेरिएबल में, ठीक है, बेसिकली प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब तो आता ही है, ठीक है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, सपोज करो एक छोटा बलून है और एक बड़ा बलून है, ठीक है ना, देयर इज ए स्मॉल बलून, ठीक है। तो इसके अंदर का जो गैस है वो हमारा सिस्टम है, मान लो, ठीक है ना, ये गैस पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए सिस्टम है, ठीक है ना। और एक बड़ा बलून है, ठीक है, ठीक है, इसमें भी गैस है, तो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, दिस इज आवर सिस्टम, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि छोटे बलून में हमने मान लो बेसिकली जो हम क्या कह रहे थे, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए बलून का साइज बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना, आपने यहाँ पे भी 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल क्या बोलते हैं गैस फिल किया है, सपोज करो यहाँ पे n=1 है, ठीक है ना, n=1 है, और यहाँ पे भी n=1 है। तो दोनों में देखो हमने इक्वल अमाउंट ऑफ गैस फिल कर दिया है, एन हमने बता दिया ना, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ सम गैस, 1 मोल ऑफ अनदर गैस हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अमाउंट तो सेम है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से ये इसका प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 होगा।
अब लेकिन देखो वो भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर क्या है दोनों का, ठीक है ना। तो मतलब दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, P1 कैन बी ग्रेटर देन P2 और मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि P1 कैन बी लेस देन P2, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है यहाँ पे कि P1 इज इक्वल टू P2। तो देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल है, लेकिन प्रेशर जो है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना यहाँ पे। तो मतलब ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेने पे भी प्रेशर डिफरेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये इंटेंसिव वेरिएबल है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखिए प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो और क्वांटिटीज हम लिखे थे ना, ठीक है, जो अदर क्वांटिटीज हमने लिखा, ठीक है, जैसे देखिए डेंसिटी की भी देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे नंबर डेंसिटी हमने डिफाइन किया ना, तो देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमने सेम लिया है, नंबर ऑफ मोल्स सेम लिया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली सेम हो गया इसमें, लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है, वॉल्यूम इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली जब डिफाइन करेंगे नंबर डेंसिटी, तो वॉल्यूम अलग होने की वजह से यहाँ पे बेसिकली इसका नंबर डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नंबर डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज सेम बट नंबर डेंसिटी इज डिफरेंट, तो इसका मतलब नंबर डेंसिटी जो है ना वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा होता है ना, देखो बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे अगर आप देखो इंडिया की अगर आप डेंसिटी देखते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी तो समथिंग है। अब देखो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जो इंडिया से छोटे हैं, काफी छोटे हैं, लेकिन उसकी, ठीक है ना, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से मतलब पॉपुलेशन, सॉरी मतलब हम ये कह रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसका पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है, मगर फिर भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। शायद जैसे मुझे जहां तक याद आ रहा है, देयर इज ए कंट्री कॉल्ड इक्वाडोर, शायद इक्वाडोर है, ठीक है ना, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। किसी को याद आ रहा है किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? इक्वाडोर ही है शायद, ठीक है ना, आप लोग एक बार देख लोगे, ठीक है ना। तो इक्वाडोर इज ए कंट्री जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, सबसे ज्यादा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है। तो इंडिया की का देखो पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी जो है इक्वाडोर से कम हो गया। तो डेंसिटी जो है ना बेसिकली ऐसी क्वांटिटी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखोगे यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर तो हो ही गया, ठीक है ना। और यहाँ पे चलो पहले हम इसको लिख देते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये सभी क्वांटिटी ऐसे है ना जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। दीज डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखो ये हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना। एच भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट एच वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम यहाँ पे ये सभी लिख देते हैं, जैसे नंबर डेंसिटी हो गया, ठीक है ना। फिर आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग लिखे थे ना, देखो ये इसमें n जो है नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये नंबर ऑफ मोल एक्सटेंसिव होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाने पे नंबर ऑफ मोल बढ़ जाता है ना। तो नंबर ऑफ मोल इज, ध्यान रखोगे ये जो नंबर ऑफ मोल है ना, नंबर ऑफ मोल्स, ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, ठीक है ना, मोल्स, ठीक है, ये एक्सटेंसिव है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंसिव है, ठीक है। लेकिन नंबर डेंसिटी जो है ना वो एक्जैक्टली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। अमाउंट ज्यादा होने पे भी नंबर डेंसिटी कम हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से जानते हो कुछ क्वांटिटीज हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, यू, स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू बाई वी, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलते हो, व्हाट डू यू कॉल इट? कैपिटल यू इज इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्या लिखते हैं इसे? इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। उसी तरह से देखो मास डेंसिटी होता है, ठीक है ना, मास डेंसिटी रो एम मान लो लिख दिया, जैसे मास बाय वॉल्यूम लिख दिया आपने, ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं, ये भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी होता है, सॉरी इंटेंसिव क्वांटिटी होता है। तो मतलब आप शॉर्ट में इतना समझ सकते हो कि जैसे कोई एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, उसको अगर आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, जो डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना, मतलब एक अनदर एक्सटेंसिव क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हो, मतलब अनदर एक्सटेंसिव क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो, तो जो न्यू क्वांटिटी ऑब्टेन होगा ना दैट विल बी इंटेंसिव क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखोगे कि इफ मतलब लॉजिकली वो डिफाइन होना चाहिए फिजिकल सिस्टम का। जैसे देखिए मास डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते ही है, मास पर इन वॉल्यूम। अब आप सभी जानते हो जैसे आप क्वांटम वगैरह भी पढ़ोगे ना, तो उसमें ऐसा आएगा एनर्जी पर पार्टिकल, ठीक है ना, ऐसा भी क्वांटिटी आता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी पर पार्टिकल, ठीक है ना। जैसे एनर्जी पर पार्टिकल, ठीक है ना, पर पार्टिकल ऐसा भी डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एनर्जी पर पार्टिकल जो होगा वो बेसिकली हम लोग ऐसे लिख देते हैं यू, मतलब यू बाई एन। तो देखो हम n जो है हमारा एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, तो एक्सटेंसिव क्वांटिटी से डिवाइड करने से जो नया क्वांटिटी मिलता है ना वो इंटेंसिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब इंटेंसिव है, ठीक है। सो ध्यान रखोगे न्यू
ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो रेलिवेंट क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा मत बोलो, मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं बोलना कि मान लो हम एनर्जी को एंट्रोपी, मतलब, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ट्रू हो जाता है, ठीक है। अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो न्यू फिजिकल क्वांटिटी obtained, ठीक है, obtained by dividing one extensive variable, one extensive, ठीक है, one extensive quantity, ठीक है, by another extensive quantity, ठीक है ना, by another extensive quantity, ठीक है। क्या लिखा है, ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वन एक्सटेंसिव क्वांटिटी बाय अनदर एक्सटेंसिव क्वांटिटी इज इंटेंसिव, ठीक है। तो ये इंटेंसिव होता है, जनरली इंटेंसिव होता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे पूछ सकते हैं कि मान लो रैंडमली हमने सपोज करो एनर्जी को डिवाइड कर दिया एंट्रोपी से, तो एनर्जी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है। तो आपको पता है एनर्जी को एंट्रोपी से डिवाइड करने से मतलब रफली क्या, कौन सा क्वांटिटी मिलता है, विच क्वांटिटी डू यू गेट? मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, हाँ ये टेम्परेचर देता है, ठीक है ना, मतलब दिस गिव्स यू टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब एग्जैक्टली टेम्परेचर नहीं मिलता है, ये डेरिवेटिव करना पड़ता है, डिवाइड नहीं करते बल्कि डेरिवेटिव करना पड़ता है, बाद में पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर देता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर तो हम जानते हैं कि इंटेंसिव क्वांटिटी है, ठीक है ना। मतलब इंटेंसिव इसलिए टेम्परेचर, देखो कुछ लोग मान लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना तो आप खुद समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये एक लॉक है, ठीक है ना, और ये पेन है, ठीक है ना। कभी ऐसा, ये छोटा है लेकिन और ये बड़ा है, ठीक है ना। कभी ऐसा हो सकता है इसको हमने ज्यादा हीट कर दिया तो इसका टेम्परेचर हायर हो सकता है, इसका लोअर हो सकता है। मतलब टेम्परेचर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी हायर देन टेम्परेचर ऑफ बिग ऑब्जेक्ट, मतलब टेम्परेचर का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इसीलिए तो ये इंटेंसिव क्वांटिटी है। अब देखो इसमें जानते हो इंटेंसिव दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंसिव। एक होता है कि पहले से ही इंटेंसिव है और एक होता है आप बना रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो पहले से इंटेंसिव है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है ना, ये सभी, ठीक है ना, डिवाइड करके तो नहीं बनता है ना एटलीस्ट, ठीक है ना। वो तो फॉर्मूला आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, डिफरेंशिएशन से आ जाता है, बट एक्चुअली ये सभी को हम लोग बोलते हैं कि ये मतलब ऑलरेडी इंटेंसिव है और ये हम कंस्ट्रक्टेड इंटेंसिव है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे, इसको इंट्रिंसिक इंटेंसिव बोलते हैं, ठीक है ना। सो इंट्रिंसिक इंटेंसिव जो मतलब ऑलरेडी इंटेंसिव है, ठीक है, क्वांटिटीज आर कॉल्ड, ठीक है। तो इंट्रिंसिक इंटेंसिव क्वांटिटीज आर कॉल्ड फील्ड, इसको हम लोग फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और जो बेसिकली कंस्ट्रक्टेड जो हम बना रहे हैं ना, ठीक है, जैसे आप सभी जानते हो ना, टेम्परेचर को स्केलर फील्ड बोला जाता है, प्रेशर को भी स्केलर फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फील्ड हो गए, ठीक है। सो इंट्रिंसिक इंटेंसिव क्वांटिटीज आर कॉल्ड फील्ड, और कंस्ट्रक्टेड कर दो, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्टेड, एक मिनट, कंस्ट्रक्टेड इंटेंसिव क्वांटिटीज, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इंटेंसिव क्वांटिटीज आर कॉल्ड, इसको डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, थर्मोडायनेमिक्स में ये वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो फिर से हम आते हैं वापस, क्या बोलते हैं, हमने इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्वांटिटीज तो बता दिए, ठीक है ना। फिर से उसी वर्ड पे आते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होगा। मतलब अगर मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया स्पेसिफिक हीट के बारे में कि इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है, तो अब क्या मतलब, हालांकि वो ध्यान रखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है नहीं, लेकिन कभी कभी रॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है ना एग्जाम में। अगर स्पेसिफिक हीट के बारे में आ जाता है कि इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है, तो क्या बोलोगे? इंटेंसिव। हाँ इंटेंसिव होगा वो, क्योंकि बेसिकली स्पेसिफिक हीट जो है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो 1 kg ऑफ वाटर है या 2 kg ऑफ वाटर, दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम होता है, ठीक है ना। अब देखो इंटेंसिव क्यों हुआ वो भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। देखो क्या होता है उसमें, हम लोग जो है ना बेसिकली एनर्जी को, आप जानते हो ना, जैसे स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हो तो ऐसा होता है एनर्जी, ठीक है ना, और उसको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक, देखो दो तरह के हीट कैपेसिटी मतलब क्वांटिटीज डिफाइन होते हैं ना, एक कहलाता है हीट कैपेसिटी और एक कहलाता है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक बनाने के लिए ऐसा करते हैं ना, जैसे ऐसे लिखते हो, मान लो सीवी डिफाइन कर रहे हो तो डेल यू बाय डेल टी ऐसे लिखते हो, ठीक है ना, डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना।
और नंबर ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब मोल से डिवाइड करते हैं, तो ठीक है, पहले नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया या मास से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाता है ये, ठीक है ना। तो देखो ये इंटरनल एनर्जी जो है ना वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, और नंबर से जो डिफाइन कर रहे हो, सॉरी डिवाइड कर रहे हो ना आप यहाँ पे एन, ये भी एक्सटेंसिव है, तो एक एक्सटेंसिव का दूसरा एक्सटेंसिव से डिवीजन हो गया। तो अगर कभी बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि स्पेसिफिक हीट क्या क्या है, तो आप बोल सकते हो इंटेंसिव है, लेकिन हीट कैपेसिटी जो होगा, ठीक है, हीट कैपेसिटी विल नॉट बी इंटेंसिव, वो एक्सटेंसिव हो जाएगा, ठीक है ना, वो फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करने लगेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, लेकिन वो सभी होते नहीं एक्चुअल में, वो थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान रखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है ना वो बेसिकली अगर हम कभी आ गया क्वेश्चन में, होता नहीं है थर्मोडायनामिक वेरिएबल, ध्यान रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, लेकिन अगर कभी आ गया कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो आप जानते हो ना, जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, छोटा ग्लास है या बड़ा ग्लास है, बड़ा ग्लास है, ठीक है ना, छोटे ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1.5 लिखते हैं जनरली, और बड़े ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिखते हैं। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको आप इंटेंसिव वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये सभी एक्चुअल में वेरिएबल होते नहीं है, ठीक है ना, तो इसीलिए एप्रोप्रिएटली स्पीकिंग, तो इसीलिए हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि लिखा हुआ होना मतलब ये थोड़ा सा रॉन्ग मैसेज देगा ना कि हम उसको वेरिएबल बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसमें इंटेंसिव वेरिएबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिफिक हीट को नहीं बताए, हम रॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है ना। कभी अगर ऐसा आ गया तो इसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। देखो कभी कोई अननोन क्वांटिटी का आ गया ना, जितना आपने पढ़ा है वो कि इंटेंसिव होगा एक्सटेंसिव, तो बस इतना सोच लोगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाने से वो क्वांटिटी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो बस उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। इज दैट ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन हो गया। तो अब जानते हो, देखो आप लोग ये पूछ सकते हो कि स्पेसिफिक हीट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे ये सभी अगर इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसका यूज तो बहुत ज्यादा होता है थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट आर एक्चुअली दीज क्वांटिटीज कॉल्ड। किसी को पता है कि स्पेसिफिक हीट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सभी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स में? डज एनीवन नो? इसको मतलब थर्मोडायनामिक वेरिएबल तो डेफिनेटली नहीं बोला जाता है, समझ गया ना, थर्मोडायनामिक वेरिएबल नहीं है ये, ठीक है। किसी को पता है क्या बोलते हैं इसे? ठीक है, तो देखो इसे जो है ना हम लोग बेसिकली रिस्पांस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसे है ना जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल नहीं कहलाते हैं, वो रिस्पांस फंक्शन कहलाते हैं। रिस्पांस फंक्शन का ध्यान रखोगे, थर्मोडायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, देयर इज लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंस मतलब आप देखोगे इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के लिए भी रिस्पांस फंक्शन का यूज होता है, ठीक है। अब देखते हो ना, जब हम लोग बात करते हैं ये क्या बोलते हैं फेज ट्रांजिशन, तो वहां पे बात करते हैं कि बेसिकली स्पेसिफिक हीट कंटिन्यूअस है या डाइवर्स कर रहा है, ठीक है ना। तो फेज ट्रांजिशन में भी इन क्वांटिटीज का यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रिस्पांस फंक्शन कहलाते हैं, जो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हो गया। अब हम लोग देखो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, बेसिकली वॉल्स, ठीक है ना। वॉल्स बेसिकली देखिए इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो। सर एक्सटेंसिव वेरिएबल में हमने यू को इंटरनल एनर्जी बोला, हाँ और सर इंटेंसिव में भी आपने कैपिटल ई लिखा है, सर वो भी तो इंटरनल एनर्जी का ही नोटेशन है ना। अरे क्या है तो यू, हाँ वो कैपिटल ई बोलिए या यू बोलिए, दोनों ही तो बोले ना हम के एनर्जी को हम क्या क्या डिनोट करेंगे, यहाँ लिखे थे ना यू लिखिए या फिर ई लिखिए, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बोले ना कि ये हमारा एक्सटेंसिव वेरिएबल है, देखो यहाँ पे एक्सटेंसिव, ये एनर्जी तो आप जानते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता ही है, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छा एक और हम ऐड कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है, देयर इज अनदर बहुत ही वेल नोन क्वांटिटी इंटेंसिव का, ठीक है ना, उसको हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे, देयर इज समथिंग कॉल्ड म्यू, ठीक है ना। म्यू इसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल, ठीक है ना, ये इंटेंसिव क्वांटिटी है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे, दिस इज केमिकल, मतलब अभी जस्ट ध्यान में आ गया, ठीक है ना, पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल ध्यान रखोगे इंटेंसिव क्वांटिटी है, मतलब इसको इधर इधर लिख दो, ठीक है ना, राइट इट दिस साइड, ठीक है, मतलब इस तरह का ये है म्यू, दिस इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, ये भी एक इंटेंसिव क्वांटिटी है, ठीक है ना, पोटेंशियल, ठीक है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। ऐसे किसी को पता है केमिकल पोटेंशियल क्या कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू यू डिफाइन केमिकल पोटेंशियल? केमिकल पोटेंशियल होता है बेसिकली कि अगर किसी सिस्टम में आप पार्टिकल्स को ऐड करते हो ना, मान लीजिए या पार्टिकल्स को निकालते हैं, तो पर पार्टिकल
सिस्टम की एनर्जी कितना चेंज होती है, ठीक है ना, हाउ मच एनर्जी पर पार्टिकल चेंजेस, ओके, दैट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। इज दैट ओके? ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल यही है, एनर्जी पर पार्टिकल, मतलब इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो अभी, ठीक है ना। बाद में आप देखोगे केमिकल पोटेंशियल गिब्स पोटेंशियल से भी मतलब रिलेट होता है, ठीक है ना, वी विल रिलेट केमिकल पोटेंशियल विद गिब्स पोटेंशियल, ओके, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग वॉल्स डिस्कस कर रहे हैं। वॉल्स का मतलब हो गया रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। ये रियल बाउंड्री भी हो सकता है और इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकता है, ठीक है, बाउंड्री विच सेपरेट्स, ठीक है, ए सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है ना, इट्स सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से जो भी बाउंड्री सेपरेट करता है उसे हम लोग बेसिकली वॉल कहते हैं, ठीक है ना। अब ये वॉल जो है ना, बेसिकली वॉल बोलिए, बाउंड्री भी बोल दीजिए, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना। रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। मतलब रियल बाउंड्री तो होता ही है, जैसे मान लीजिए बलून है, उसके अंदर गैस है, तो बलून का जो सरफेस है दैट इज रियल बाउंड्री। लेकिन मान लीजिए वाटर है फ्लोटिंग ऑन, सॉरी आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर, वहां पे वाटर और आइस के बीच में कोई रियल बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी हम ऐसे लिख देते हैं, मान लो ये कोई बलून है, ठीक है ना, दिस इज बलून, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये बलून है, ठीक है, इसमें गैस है, गैस, तो ये बलून, ठीक है, तो ये रियल बाउंड्री है, रियल बाउंड्री, ठीक है। और अब देखिए अगर हम ऐसे लिख देते हैं, सपोज करो कि ये वाटर है, ठीक है ना, दिस इज वाटर और इसमें आइस फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना, दिस इज आइस, ठीक है ना, ये आइस है। तो देखिए यहाँ पे भी तो एक बाउंड्री है यहाँ पे, तो ये जो बाउंड्री है ना, कोई इमेज, ये इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है ना, बेसिकली मान लीजिए आइस मेल्ट होता है तो वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, वाटर अगर फ्रीज हो गया तो आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा तो दोनों को परफेक्टली कोई बाउंड्री सेपरेट आउट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाउंड्री बोल सकते हो बट इमेजिनरी बाउंड्री है ये इमेजिनरी बाउंड्री, ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, देखो बाउंड्री या वॉल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अभी जो आप लोग बोल रहे थे ना वॉल, ठीक है ना, वॉल अगर कभी कभी बोला जाता है, ठीक है ना, टाइप्स, ये ऐसे लिख दो, टाइप्स ऑफ वॉल, ऑफ वॉल। तो वॉल जो है ना एडियाबेटिक होता है, ठीक है ना, एडियाबेटिक, या फिर कभी कभी बोला था इसे इंसुलेटिंग, ठीक है, एडियाबेटिक या इंसुलेटिंग बोल दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि वॉल मतलब ये रिजिड वॉल होता है, बेसिकली ये रिजिड मतलब नॉन रिजिड भी हो सकता है, मतलब इसमें हीट का भी कंडक्शन नहीं होगा और बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल का भी कंडक्शन नहीं होगा, नो, ठीक है ना, नो एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, एनर्जी या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी इसमें एक्सचेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं ना, इस तरह मतलब यहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ, तो हम इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे तो अगर कभी ऐसा हो गया कि वॉल जो है डाइथर्मिक बोला जाता है, ठीक है ना, डाइथर्मिक, अगर डाइथर्मिक वॉल है तो डाइथर्मिक वॉल मतलब कंडक्टिंग वॉल, ठीक है ना, दिस इज कंडक्टिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि n जो है ना बेसिकली कांस्टेंट होगा, ठीक है, और E का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, E विल बी एक्सचेंज, ठीक है, कंडक्टिंग है तो एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा ही, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए परफोरेटेड वॉल है, ठीक है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब जिसमें कुछ मान लीजिए या इमेजिनरी वॉल है, ठीक है ना, परफोरेटेड मतलब कुछ होल्स है मान लीजिए वॉल में, ठीक है, या फिर इमेजिनरी वॉल है, इमेजिनरी वॉल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एन भी एक्सचेंज हो सकता है, एन एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है ना, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज, तो इसको हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, ठीक है, ऑलराइट। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया ना, मान लीजिए आइस है, ठीक है ना, तो ये आइस और वाटर है, तो अगर आइस को हम एक सिस्टम मानते हैं ना,
आइस अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली ओपन सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे बलून से मान लीजिए इधर एनर्जी कंडक्ट हो रहा है, ठीक है ना, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इधर भी आ रहा है इधर भी जा रहा है, तो ये बेसिकली हमारा क्लोज सिस्टम हो सकता है, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज यू डोंट ओपन इट, ओके। तो ये हमारा एक क्लोज सिस्टम हो सकता है, ठीक है ना। ये गैस जो है हमारा सिस्टम है, ठीक है, दिस इज सिस्टम, तो ये क्लोज्ड है, ठीक है ना, तो ये क्लोज्ड सिस्टम कहला सकता है, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो ओपन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है या क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम, ठीक है, ये जानते हो मतलब एक्चुअल में सिस्टम, मतलब हम लोग तो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, मतलब एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट में होगा सिस्टम का स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लोज्ड रियल सॉरी क्लोज्ड ओपन या फिर क्या बोलते हैं आइसोलेटेड हो सकता है। लेकिन देखिए हमारे मतलब डिस्कशन में तो ऐसा है ना कि हम लोग मोस्टली जनरल काइंड ऑफ थ्योरी डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हो मतलब किसी सिस्टम का कुछ बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए कभी कभी जानते हो एक ही सिस्टम को हम लोग क्लोज मानते हैं, कभी कभी उसी को ओपन मान लेते हैं, कभी उसी को हम लोग जो है ना आइसोलेटेड मान सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मतलब आप एज्यूम कुछ भी करिए, आप सिस्टम के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ रहे हो ना कि मान लीजिए आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस को हम मान सकते हैं कि ऐसे कंटेनर में है जिससे कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो आइसोलेटेड टाइप हो गया, ठीक है ना। हम आइसोलेटेड गैस को कंडक्टिंग वॉल वाले में मान सकते हैं, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो मतलब वो हम लोग डिसाइड करते हैं कई बार, ठीक है ना, पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, ठीक है ना। आप लोग जानते हो ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ऐसे केस को ही हम लोग जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसको बेसिकली हम लोग माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल कहते हैं, ठीक है ना, और इसको हम लोग कैनोनिकल इंसेंबल कह देते हैं, ठीक है ना। और दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल, ठीक है ना। तो देखो अभी जस्ट हम वर्बल बता रहे हैं, बाद में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इस बात को बताएंगे, ठीक है। देखिए जब हम लोग माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल को पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो वो एक मेथड होता है, ठीक है ना, दैट इज अप्रोच, ठीक है। हम एक ही सिस्टम को तीनों मेथड से स्टडी कर सकते हैं, मतलब आप ये नहीं कह सकते जैसे आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस का प्रॉपर्टी मान लो आपको निकालना है, ठीक है, सपोज आइडियल गैस का इक्वेशन डेराइव करना चाहते हो आप, ठीक है ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आइडियल गैस को क्या मान करके आप डेराइव करोगे, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी इफ यू वांट टू सपोज डेराइव, ओके, यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको डेराइव करना है ना, तो वो आप जानते हो मतलब चाहते हो ना, तो उसे क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम या ओपन सिस्टम मान के भी डेराइव कर सकते हो, इज दैट ओके। तो वो जानते हो बाद में आपको पता चलेगा कि जो हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये तीन कैटेगराइजेशन करते हैं ना सिस्टम का, वो समझ लो एक तरह से अप्रोच को डिफाइन करता है, वो उसी तरह से है जैसे मान लीजिए ये जो अप्रोच है ना, इसको आप बोल सकते हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जैसा अप्रोच है, एक लैग्रेंजियन के जैसा अप्रोच है, और एक जो है ना सपोज करो हैमिल्टोनियन जैसा अप्रोच है। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, जैसे आप जानते हो ना न्यूटोनियन, लैग्रेंजियन या हैमिल्टोनियन, अप्रोच कुछ भी लगाइए फाइनल रिजल्ट तो सेम ही आता है, ठीक है ना। तो हम किसी सिस्टम की किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को के बारे में जानना चाहते हैं, तो अप्रोच हम लोग डिसाइड करते हैं, तो ये सारे जो है ना मतलब सिस्टम एक्चुअल में जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से अप्रोच है, ठीक है ना। दीज अप्रोचेस लेटर ऑन लीड टू डिफरेंट बेसिकली मेथड्स इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पॉपुलर मेथड आप देखते हो ना, पार्टीशन फंक्शन जो आप डिफाइन करते हो, ठीक है ना, वो सबसे पॉपुलर मेथड है, ठीक है ना। पार्टीशन फंक्शन हम लोग बेसिकली फिर इसके लिए डिफाइन करते हैं ना क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है ना, ज्यादातर देखते हो क्लोज सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन हम लोग डिफाइन करके और डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसके लिए तो नंबर ऑफ आप देखते हो आइसोलेटेड सिस्टम का अप्रोच अलग होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, वहां पे आप नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स काउंट करते हो, ठीक है ना। हियर यू डू नॉट डिफाइन पार्टीशन फंक्शन, हियर यू डिफाइन पार्टीशन फंक्शन। तो ये सब समझ रहे हो ना, बेसिक है, और इसी से रिलेट होगा बाद में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो ये ध्यान रखोगे कि सिस्टम एक्चुअल में ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग एज्यूम करते हैं कभी कभी, मतलब हम जैसे बताए ना कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स मान लो पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम सिस्टम के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम आइडियल गैस को स्टडी करने जा रहे हैं, तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आइडियल गैस जो है आइसोलेटेड सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, दैट वी डिसाइड इन थ्योरेटिकल स्टडी, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो या थर्मोडायनेमिक्स हो, हम लोग डिसाइड करते हैं कि सिस्टम कैसा है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहे वो मतलब क्वेश्चन वाली बात अलग होती है, समझ रहे हो ना, थ्योरेटिकल स्टडी की बात कर रहे हैं, जब थ्योरी आप पढ़ रहे होते हो तो उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि सिस्टम कैसा है। एक ही सिस्टम तीनों टाइप का भी हो सकता है, और तीनों से मतलब फाइनल कंक्लूजन सेम भी आ सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये बेसिकली देखिए सिस्टम का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे
देखिए सिस्टम आ गया। अब देखो कुछ और हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, जो टर्म होता है यूज इसमें, ठीक है ना। तो दो वर्ड बहुत ज्यादा इसमें यूज होता है, आप सभी जानते हो, वर्क, ठीक है ना। एक होता है वर्क और एक होता है हीट, ठीक है ना। तो वर्क और हीट दोनों को चलो साथ साथ हम लिख देते हैं, ठीक है ना, वर्क और हीट। देखो वर्क भी एक तरह का एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम, ठीक है। ये भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। जब आप किसी सिस्टम पे वर्क करते हो, देखो किसी मान लीजिए गैस, आइडियल गैस है, उसको कंप्रेस करो तो ऐसा कहते हैं ना, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपने वर्क के फॉर्म में उसमें एनर्जी सप्लाई कर दिया। अब ऐसा होता है कि मान लीजिए आइडियल गैस है और वो एक्सपैंड हुआ अंडर सम प्रेशर, मतलब कुछ एक्सटर्नल प्रेशर को पुश करते हुए आइडियल गैस एक्सपैंड हो गया, तो बोलते हैं आइडियल गैस ने वर्क किया, तो वर्क किया वो, तो वो वर्क जो है ना वेस्ट हो जाता है इन लिफ्टिंग द पिस्टन एटसेट्रा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी घट जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी, सॉरी, वर्क जो है एक तरह से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, और हीट भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, दोनों एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इन्वॉल्विंग, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मोशन, ऐसा कह सकते हो, माइक्रोस्कोपिक मोशन। मोस्ट ऑफ द केस में जैसे देखते हो ना, वर्क डन की बात कर रहे हो तो आप बोलते हो कि मान लीजिए गैस एक्सपैंड कर रहा है, कोई बलून है एक्सपैंड कर रहा है, तो बोलते हो वर्क हो रहा है, तो मतलब वो मैक्रोस्कोपिक मोशन होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना हीट, ये भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है इन्वॉल्विंग माइक्रोस्कोपिक मोशन, ठीक है ना, ये माइक्रोस्कोपिक मोशन होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ठीक है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है ना। देखो हीट ऑब्वियसली दोनों एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है ना, एक मान लो आयरन है, ठीक है, एक कॉपर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो आप सभी जानते हो T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है ना। मान लीजिए T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये आप सभी जानते हो कि इसमें हीट इधर से इधर फ्लो करता है, ठीक है ना। हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो देखिए हीट इधर से इधर फ्लो किया, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा हो सकता है कि कोई फिजिकल मूवमेंट दिखा भी नहीं, आपको बस ऐसा दिखेगा यहाँ पे टेम्परेचर T1 जो है ना कम हो रहा है, ठीक है ना, और T2 जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं भी दिख सकता है, कॉपर और आयरन दोनों कांटेक्ट में जैसे स्टेशनरी रखे हुए हैं, ठीक है ना, बस हीट इससे इसमें फ्लो कर गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि एनर्जी तो एक्सचेंज हो गया, लेकिन उसमें जो मतलब एक्सचेंज हुआ, तो आप सभी जानते हो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करोगे अगर, ठीक है ना, तो एटम्स तो वाइब्रेट करेंगे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एटम तेज वाइब्रेट कर रहे थे अब थोड़ा स्लो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे जो स्लो वाइब्रेट कर रहे थे वो टेम्परेचर बढ़ने से तेज वाइब्रेट करने लगेंगे। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे देखो कि हीट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन्वॉल्विंग माइक्रोस्कोपिक मोशन, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसा भी डिफाइन किया जाता है, हीट इज बेसिकली एनर्जी सप्लाइड टू हिडन मोड्स ऑफ सिस्टम। हिडन मोड मतलब जो हमें बाहर एक्सटर्नली दिखता नहीं है, ठीक है ना। सो हीट इज एनर्जी सप्लाइड, ठीक है, ये एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है ना, एक्सचेंज कर दो, ठीक है ना, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन हिडन मोड्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब देखो हीट और वर्क दो क्वांटिटी बिल्कुल अलग है। ये जानते हो किसी सिस्टम का स्टेट को डिफाइन नहीं करते हैं हम लोग, जैसे अभी बोले ना प्रेशर टेम्परेचर ये सभी, तो प्रेशर स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करता है, टेम्परेचर वॉल्यूम सब स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करते हैं। लेकिन हीट और वर्क जो है ना, मतलब ध्यान रखोगे हीट को मान लीजिए हम Q लिख देते हैं, ठीक है ना, और इसको हमने W लिख दिया, तो ये ध्यान रखोगे Q एंड W डू नॉट डिफाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन नहीं करते हैं ये, डू नॉट डिफाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। ये बेसिकली कभी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि किसी ऑब्जेक्ट का हीट इतना है, उसमें बस ऐसी वर्ड यूज होता है कि हीट एक्सचेंज्ड बिटवीन दिस एंड दिस ऑब्जेक्ट इज दिस मच, या हीट एब्जॉर्ब्ड इज दिस मच, हीट रिजेक्टेड इज दिस मच, ठीक है ना। तो इस तरह का वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे Q और W जो है ना, यहाँ पे Q एंड W डू नॉट डिफाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब इसीलिए इसको स्टेट वेरिएबल नहीं कहते हैं, दीज आर नॉट कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, ठीक है ना, दीज आर नॉट स्टेट वेरिएबल या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है, दीज आर नॉट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है ना, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना।
थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है, या फिर इसको दीज आर नॉट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, या इसी को स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं कि ये सभी स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। स्टेट को डिफाइन करने वाले फंक्शन को आप चाहते हो तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलिए या स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हैं। सो दीज आर नॉट स्टेट फंक्शन। अब Q एंड W को हम लोग बोलते हैं कि पाथ फंक्शन होते हैं। दीज आर पाथ फंक्शन, ठीक है ना। पाथ फंक्शन इसलिए बोला जाता है कि हीट एक्सचेंज या वर्क डन जो है ना वो बेसिकली प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। दीज डिपेंड ऑन प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप जानते हो ना हर प्रोसेस में, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, सभी प्रोसेस में वर्क डन अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि दीज डिपेंड ऑन, ठीक है ना, दीज डिपेंड ऑन प्रोसेस बोलिए, या मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर बात करेंगे ना तो पाथ बोल दिया जाता है कि दीज डिपेंड ऑन पाथ। ओके, तो जब कोई क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड करता है ना तो उसका जो डिफरेंशियल होता है उसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। ओके, सो दे आर डिफरेंशियल, ठीक है ना। ये सभी मैथमेटिक्स, देखो पहले तो हम बता दिए कि ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज, अब देखो ये फिजिक्स का लैंग्वेज है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का लैंग्वेज आ गया कि दीज डिपेंड ऑन प्रोसेस, ठीक है ना। अब सॉरी पाथ पे, ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है। अब जब पाथ पे कोई भी क्वांटिटी डिपेंड करता है ना तो उसका ध्यान रखो, देयर डिफरेंशियल, ठीक है। तो इसलिए उनका जो डिफरेंशियल होता है, ठीक है, सो देयर डिफरेंशियल, ठीक है ना, डिपेंड ऑन, या देयर डिफरेंशियल आर नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल। उनका जो डिफरेंशियल होता है ना वो परफेक्ट, ये मैथमेटिकल वर्ड है, ध्यान रखोगे, परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। देयर डिफरेंशियल इज नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। सो देयर डिफरेंशियल इज नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, इज दैट ओके? सो दैट्स द थिंग। तो ये पाथ पे डिपेंड करते हैं और इनके डिफरेंशियल परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होते हैं, ठीक है ना। और राइट, तो अब आप देखो यहाँ पे, तो इसीलिए जानते हो इसमें ऐसे DW जो है ना वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। और DQ को भी हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कि ये डिफरेंशियल जो है ना परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो डिफरेंट पाथ में डिफरेंट वर्क मिलेगा आपको, ठीक है ना। DW को इंटीग्रेट करने से W मिलेगा ना, तो डिफरेंट पाथ में डिफरेंट मिलता है, तो ये इसको इम्परफेक्ट डिफरेंशियल कहते हैं, दीज आर कॉल्ड। तो इसीलिए यहाँ पे बार पुट कर दिया जाता है ऊपर में, क्योंकि DF जब लिखते हो ना तो इसका मतलब डिफरेंशियल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, DF इज डिफरेंशियल, ठीक है। यहाँ पे DF जैसे बार लगाया गया है टू डिनोट दैट दीज आर इम्परफेक्ट, ठीक है ना, दीज आर इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, ध्यान रखोगे। मैथमेटिक्स में भी कोई डिफरेंशियल अगर इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है ना तो उसको हम लोग इसी तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अच्छा सुनो, अभी हम स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का टेस्ट भी है ना आज, ठीक है, तो इसीलिए अभी स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ऑलराइट सर, हाँ बोलो। सर 25 को BHU RET का एग्जाम था सर, सैटरडे को। सर वो उसमें 2 पार्ट थे सर। पार्ट ए में वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस थे सर, वो समझ नहीं आ रहे थे। तो एक बार पेपर हमें भेज दोगे, हम देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो। एग्जाम डिक्लेयर हो गया, सितंबर में होगा बोल के। कब, कौन सा डेट है? सर डेट नहीं दिया है अभी, सितंबर। सर CSIR का ट्वीट आया है आज ही कि सितंबर में एग्जाम कंफर्म हो गया सर। अच्छा, सितंबर में होगा, तो मान के चल सकते हो 15 सितंबर तक भी हो सकता है, ठीक है ना, 15 सितंबर, क्योंकि अभी जून तो खत्म ही हो गया, जुलाई में आएगा अगर, अच्छा सितंबर 2 महीना तो है अभी, है ना। चलो ठीक है, खत्म करवा दीजिए सर, मतलब इंटरव्यू है तो IIT का, तो फिर हेल्प हो जाएगा। हाँ तो थोड़ा जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना, जल्दी करा देते हैं हाँ, आपको। थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर। थर्मल क्लास का टाइमिंग यही रहेगा ना? नहीं, टाइमिंग चेंज हो सकता है, अभी हम बता देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर।